यूट्यूब चैनल एजुरेट, मैं हूँ सिद्धि पाटिल और आज हम कवर करने वाले हैं द इम्पॉर्टेंट टॉपिक हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है एग्जाम में आएंगे। लाइक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सिंपल और क्विकली आप लर्न कर पाओगे। तो गेट रेडी विथ योर नोटबुक्स। तो चलो चलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द MCQ विच इज द स्कोरिंग बेस्ड क्वेश्चंस। सो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय, यानी सबसे पहला वैक्सीन किसने डिस्कवर किया था। यस, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, एक थे जिन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था और एक यहाँ पे ऐसे है जिन्होंने फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर किया था। इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। देखो यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लिखा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था विच इज पेनिसिलिन। तो ये एंटीबायोटिक, तो कैसे याद रखोगे, A फॉर अलेक्जेंडर एंड A फॉर एंटीबायोटिक। बट यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट वैक्सीन किन्होंने किया था, एडवर्ड जेनर। तो कैसे याद रखोगे, एडवर्ड जेनर और V लिखोगे विच इज अ वैक्सीन। फर्स्ट वैक्सीन किसका, स्मॉल पॉक्स का। तो ऐसे कुछ शॉर्टकट्स याद रखो, मेन पॉइंट्स याद रखो, तो आपको वन क्वेश्चन आंसर्स का भी आंसर आ जाएगा, या MCQ है या फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। ठीक, मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉन कम्युनिकेबल, यानी ऐसा कौन सा डिसीज है जो कम्युनिकेबल नहीं है, यानी पर्सन टू पर्सन नहीं होता है। ये हमारे आदतों के वजह से, हमारी लाइफस्टाइल के वजह से, हमारे एनवायरनमेंट के वजह से होता है। तो मलेरिया ना, इट इज ड्यू टू वेक्टर एंड इट इज कम्युनिकेबल। डेंगू सेम। डायबिटीज इज द राइट आंसर। डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो नॉन कम्युनिकेबल है, ये हमारे आदतों के वजह से हमें होती है, जैसे जंक फूड खाना, प्रॉपर स्लीप ना लेना, प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करना, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करना, ये सब चीजों के वजह से। क्लियर, मूविंग टू नेक्स्ट, इन्फ्लुएंजा, इट इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू व्हाट, इट इज ड्यू टू वायरस। तो ये डेंगू है जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। वही नेक्स्ट, जर्म्स दैट कॉज डिसीजेस आर नोन एज, यानी ऐसे जर्म जिसके वजह से हमें बीमारी होती है। तो इसमें से जर्म्स दैट कॉज यानी ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिसीजेस, अरे सिंपल है, पैथोजेंस। एंटीबॉडीज, ये तो WBC बनाता है एंटीबॉडीज। वैक्सीन अभी पढ़ा, ये क्या है, एक दवाई है जो हम लेते हैं। और एंजाइम्स विच आर सिक्रीटेड बाय अवर ग्लैंड्स, जैसे आपका स्टमक है, ये स्टमक भी क्या करता है, एंजाइम को सिक्रीट करता है। जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं, ये सब चीजें हैं, ये एंजाइम रिलेटेड आप बाद में पढ़ोगे। तो फर्स्ट थ्री सबके राइट आए क्या, यस। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन जहां पे पूछा गया है एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव अगेंस्ट, यानी ये जो एंटीबायोटिक्स है, ये जो ऐसी दवाई है जो किसी पर्टिकुलर पैथोजन को मारती है, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही अगेंस्ट, यानी पर्टिकुलर कोई एक ही है। कौन है, वायरस, ना 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 ना, बैक्टीरिया, यस। ये बाकियों के रिलेटेड, लाइक वायरस, फंगाई और ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये गलत है। ये सिर्फ किसके अगेंस्ट वर्क करती है, इट वर्क अगेंस्ट ओनली बैक्टीरिया। तो कैसे याद रखोगे, A B, एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया को मारता है, उसके अलावा किसी को मारता नहीं है, यानी एंटीबायोटिक वर्क अगेंस्ट व्हाट, बैक्टीरिया। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये सिंपल ट्रिक्स है, इसको याद रखो, आपको एग्जाम में काम आएंगे। फिर विच प्रैक्टिस हेल्प टू रिड्यूस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी इसमें से कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस, आदतें हम रखेंगे जिससे रिड्यूस होगा, कम होगा क्या, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट देखते हैं, यूजिंग एंटीबायोटिक फॉर फीवर के लिए एंटीबायोटिक अभी तो पढ़ा, ये किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो फीवर तो हमें कुछ अलग अलग रीजन से भी आता है, तो पॉसिबल है नहीं। स्टॉप मेडिसिन व्हेन सिम्टम्स रिड्यूस, यानी हमने दवाई लेना कम करना चाहिए जैसे धीरे धीरे सिम्टम्स कम हो रहे हैं।
सोचो, आप सोचो। कंप्लीटिंग द फुल कोर्स एज प्रिस्क्राइब, यानी डॉक्टर ने जो आपको डेज बोले हैं उतने डेज के लिए दवाई दी गई है वो पूरी लेनी है। एंड शेयरिंग एंटीबायोटिक विद अदर्स, दूसरों के साथ दवाई शेयर करनी चाहिए नहीं ना। अगर आपको फीवर है, समझो सर्दी है, एक नॉर्मल एग्जांपल बता रही हूँ, सर्दी है और आपके फ्रेंड को सर्दी नहीं है, उसको कुछ और बीमारी हो गई है, जैसे बॉडी एक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, तो मैं मेरी दवाई उसको दूं नहीं ना, क्योंकि मेरी बीमारी और उसकी बीमारी क्या है, डिफरेंट है। तो ये तो एंटीबायोटिक की बात हुई, यानी देखो बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप के होते हैं और बैक्टीरिया के वजह से होने वाली बीमारी भी अलग होती है, तो ये तो सेम नहीं होगा। सो द आंसर इज जो कोर्स बोला है वो कंप्लीट करो, यानी जितना बताया गया है उतना करो। वाई? बिकॉज डॉक्टर ने आपको बताया गया है और उनको पता है उसके बारे में, ये कौन सी बीमारी है और इसके ऊपर कौन सी दवाई काम करेगी और कितने दिन तक लेनी चाहिए। गुड, चलो किसको मिले 5/5? मिले, वेरी गुड। विच ऑफ दिस इज अ डेफिशिएंसी डिसीज? ये तो 6th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है। इसमें से कौन सा डिसीज है जो डेफिशिएंसी क्या, यानी कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में कम हो गया, उसके वजह से होने वाली बीमारी इज डेफिशिएंसी डिसीज। तो मलेरिया? मलेरिया नहीं। स्कर्वी? यस, स्कर्वी इज द राइट आंसर। इट इज ड्यू टू, yes, vitamin C. Typhoid भी नहीं, tuberculosis नहीं, malaria, typhoid and tuberculosis are caused due to pathogens। ये याद रखो, इसके रिलेटेड ये बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, टाइफॉइड रिलेटेड, देन ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, इसके रिलेटेड आपको 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। क्लियर? चले आगे चलते हैं, अब फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर देखते हैं कौन कितने मार्क्स स्कोर करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? द इम्यून सिस्टम हेल्प्स द बॉडी फाइट डिसीज बाय प्रोड्यूसिंग, यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को डिसीज के अगेंस्ट, जैसे हम कराटे सीखते हैं ना, खुद को सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे सीखते हैं या बॉक्सिंग सीखते हैं, सेल्फ डिफेंस भी आना चाहिए ना इंसान को, तो वैसे ही हमारी बॉडी को डिसीज के अगेंस्ट फाइट करना है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? गुड, एंटीबॉडीज। सही आया? क्या लिखा? एंटीबायोटिक। कैसे? वो तो बीमारी होने के बाद लेते हैं। एंटीबॉडीज हमारा WBC बनाता है, इट इज अ टाइप ऑफ अ प्रोटीन। ठीक। डैश इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, यानी ऐसा डिसीज जो कम्युनिकेबल नहीं है और वो लिंक करता है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस है जो सिक्रीट होते हैं और उसी सिक्रीशन की वजह से हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट, चेंजेस बॉडी में आते हैं, एंड इट ऑकर्स एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस। ठीक, हमें उसे टीनेजर्स भी बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जो हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी जितना अमाउंट ऑफ हार्मोन सिक्रीट होना चाहिए वो हुआ नहीं है और उसके वजह से होता है? हमने पढ़ा था, इट इज डायबिटीज। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑकर व्हेन बैक्टीरिया सर्वाइव एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, यानी ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का नाम क्या है, जो होता है जब बैक्टीरिया जिंदा रह जाता है एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट लेने के बाद भी। तो वो कौन सा रेजिस्टेंस बैक्टीरिया? इट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने जब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ डोज कंप्लीटली लिया नहीं, एक तो कम कर दिया या ओवरडोज कर लिया, तो उस केस में हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया रहेगा वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रहेगा। क्लियर? ओके। इन आयुर्वेदा डैश इज सीजनल रूटीन, यानी आयुर्वेदा में एक सीजनल रूटीन रहता है। सीजनल रूटीन यानी सीजन टू सीजन हम फॉलो करते हैं, जैसे फूड की आदत है, जैसे सीजन वाइज हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं, वैसे क्लोथ्स भी सीजन वाइज वेयर करते हैं। जैसे अभी कौन सा चल रहा है? ठंडी चल रही है, राइट? तो ठंडी में हम क्या करेंगे? वुलन क्लोथ्स पहनेंगे, विंटर वाले क्लोथ्स जो हमें ठंडी से बचाएंगे। सो वैसे ही यहाँ पे पूछा गया कि आयुर्वेदा में सीजनल रूटीन टू मेंटेन हेल्थ बैलेंस, यानी ऐसा कौन सा नाम है जो सीजनल रूटीन फॉलो करते हैं और जिससे हमारी हेल्थ बैलेंस होती है? इट इज ऋतुचर्या। ऋतु मीन्स व्हाट? आपकी क्लास वाली लड़की नहीं, ऋतुचर्या यानी ऋतु इज रिलेटेड टू सीजन। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। अब तक किसका राइट हुआ है? क्या गलत हो गया?
अरे तुमने मेरा वीडियो देखा नहीं जहां पे मैंने बताया है रिलेटेड टू आयुर्वेदा, अगर नहीं देखा रहेगा यू कैन गो एंड वॉच माय वीडियो। ओके, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, यानी हमारी जो सेहत है एक कंप्लीट स्टेट है, यानी ऐसा स्टेट जहां पे क्या क्या चीजें होगी तो हमारा हेल्थ कंप्लीटली फिट एंड फाइन है। बताओ बताओ, तीन वो सिग्नल्स याद है? कौन से सिग्नल रहते हैं? रेड, ग्रीन, येलो। सेम वे 3 चीजें हमारे हेल्थ को यानी सेहत को अच्छा रखता है। इट इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। गुड। फिजिकल यानी फिजिकल एक्सरसाइज करो जिससे आप क्या रहोगे? फिट। मेंटल यानी स्ट्रेस कम लेना है, डेली योगा करना है, मेडिटेशन करना है, अगर गाना सुनना है तो गाना भी सुन लो। एंड सोशल यानी सोशल रिलेशनशिप, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओ, घूमो, लोगों से मिलो, बातचीत करो। ये सब 3 चीजों को फॉलो करोगे तो आप क्या रहोगे? हेल्दी। ओके, लास्ट नॉट द लिस्ट, द सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन दैट फोकस ऑन बैलेंस ऑफ बॉडी एंड माइंड इज कॉल्ड, यानी ऐसा सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी जहां पे हम नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे हर्ब्स, रूट, लीफ को यूज करके दवाई बना के लोगों को दिया जाता है, दैट इज नोन एज ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो यहाँ पे पूछा है ऐसा सिस्टम जहां पे ट्रेडिशनल मेडिसिन जो फोकस कर रहा है किसके ऊपर? हमारे बॉडी को बैलेंस करने के लिए और माइंड को। कौन है जिसको हम फिर से अभी फॉलो कर रहे हैं? इट इज आयुर्वेदा। तो होप ये सबके आंसर राइट आए हैं क्या? 6 में से 5 आए? अच्छा, ओके। डू हार्ड वर्क, आप कर पाओगे। कुछ नहीं, थोड़ा सा इधर उधर हुआ रहेगा, बट आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गए हैं। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 6 फिल इन द ब्लैंक्स जो MCQ में भी आ सकते हैं या 1 वर्ड या 1 सेंटेंस के क्वेश्चन यानी 1 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं। क्लियर है? चलो चलते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे आते हैं 1 मार्क क्वेश्चन जहां पे आपको 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस में इसको डिफाइन करना है या इसको समझाना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा, डिफाइंड हेल्थ। हेल्थ क्या होती है? अभी देखा हेल्थ क्या है, जहां पे फिजिकल, मेंटल और सोशल ये तीनों चीजें रहेंगी तो आपकी हेल्थ क्या रहेगी? प्रॉपर। सो वही है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिसीज। यानी ऐसा बोला है कि सिर्फ बीमार होना नहीं, बीमार के अलावा यानी बीमारी नहीं हुई मीन्स आप हेल्दी हुए, ऐसा नहीं है। इसके साथ आपको सोशली, मेंटली और फिजिकली भी क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए या फिट होना चाहिए, तभी आपकी हेल्थ क्या है? अच्छी है। व्हाट इज मीन्ड बाय इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या है? जिससे डिसीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है? रेजिस्ट करती है या फाइट करती है, उसे बोलते हैं इम्यूनिटी। तो वही चीज लिखा है, इम्यूनिटी इज द एबिलिटी, एक ऐसी क्षमता बॉडी की जो रेजिस्ट कर रही है, फाइट अगेंस्ट डिसीज कर रही है। किसके अगेंस्ट? डिसीज के अगेंस्ट। जो हार्मफुल यानी जो हार्मफुल बैक्टीरिया है या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या कर रही है? फाइट कर रही है। तो वो हुई हमारी इम्यूनिटी। ठीक, तो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स को याद रखो। जैसे यहाँ पे मेन पॉइंट्स है दिस, ठीक, यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है? दिस। तो ये मेन पॉइंट याद रहा तो आप खुद अपना सेंटेंस तो फ्रेम कर सकते हो। क्लियर? हु डिस्कवर द फर्स्ट वैक्सीन? अभी किया किसने? एडवर्ड जेनर ने। किसके? स्मॉल पॉक्स। तो क्या फर्स्ट वैक्सीन? एडवर्ड जेनर। कौन सा डिसीज? स्मॉल पॉक्स। What is mean by antibiotic resistance? मैंने बताया ना, अभी वही क्वेश्चंस जो हमने फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ में देखे वही 1 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। So antibiotic resistance occur when bacteria stop responding to antibiotic, यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? जहां पे एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट? बैक्टीरिया के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करना यानी काम करना, उनको मारना, किल करना या स्टॉप उनकी ग्रोथ करना अगर कर नहीं पाता है तब होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और वो बहुत ही हार्डर है ट्रीट करने के लिए। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट, डेफिशिएंसी डिसीज। लैक ऑफ डेफिशिएंसी डिसीज इज स्कर्वी व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू विटामिन सी। तो होप 1 मार्क क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अब यहाँ पे आता है 2 मार्क्स क्वेश्चन। सो सबसे पहला है हाउ डू एंटीबायोटिक हेल्प इन फाइटिंग डिसीज, यानी एंटीबायोटिक हमें डिसीज के अगेंस्ट फाइट करने में कैसे मदद कर रहा है? कौन बताएगा?
एंटीबायोटिक क्या होता है? एक ऐसी दवाई जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी के अगेंस्ट क्या कर रहा है? फाइट कर रहा है, ठीक। बट वो फाइट कैसे कर रहा है? एक तो उसको पूरा मार देगा या उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगा। देखो, एंटीबायोटिक एक दवाई है जो किल और स्टॉप करे किसके ग्रोथ को? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को। और ये हमारे बॉडी को जो बीमारी हुई है उससे रिकवर करने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक। द हेल्प बॉडी टू रिकवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज टाइफाइड और निमोनिया। देखो मेन पॉइंट्स, फिर से बोल रही, मेन पॉइंट्स, एंटीबायोटिक क्या कर रहा है? किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और ये हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी से रिकवर, यानी हमारी बॉडी जो बीमार थी उसको नॉर्मल लाने के लिए क्या कर रहा है? मदद। गुड। व्हाई? देयर इज अ सेंटेंस गिवन, आपके टेक्स्ट बुक में एक सेंटेंस दिया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, यानी प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। ये क्यों बोला? यानी अगर हम पहले से ही चीजें प्रॉपरली प्रैक्टिसेस फॉलो करें तो हमें बीमारी होगी नहीं, और बीमारी हुई तो फिर से हमें दवाई लेनी पड़ेगी। तो वही पूछा गया है कि व्हाई, क्यों प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? बताओ बताओ क्यों। देखो, प्रिवेंशन अगर हम लेंगे, जैसे डेली एक्सरसाइज करो, पैसा लगता है? नहीं लगता है। हेल्दी फूड खाओ, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है। तो इससे क्या, अगर हम डेली ये प्रैक्टिसेस करेंगे तो ये इजी रहेगा, सिंपल रहेगा, और आपको यहाँ पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर स्लीप लो, मोबाइल कम यूज करो, हेल्दी फूड खाओ, फिजिकल एक्टिविटी करो, लोगों से मिलो, खेलो कूदो, ये सब करो। इसमें कुछ पैसा जाने वाला है? नहीं जाने वाला। तो ये क्या है? प्रिवेंशन क्या है? सस्ता है, चीपर है, इजी है, ठीक। बट वही बीमारी हुई तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा? डॉक्टर। फिर डॉक्टर दवाई देगा, इंजेक्शंस देगा, ये सब चीजें करेगा, फिर हमें बैठना पड़ेगा कहाँ पे? घर में, और हमारी पढ़ाई भी मिस हो जाएगी, और हमें खेलना कूदना भी मिस हो जाएगा। या आपने किसी में पार्टिसिपेशन लिया है और उसकी डेट है और आप हो गए हो बीमार, तो क्या आप जा पाओगे? नहीं। सो इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यहाँ पे है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बिकॉज प्रिवेंटिंग डिसीजेस इज, यानी डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए इजियर है, सेफर है और चीपर है, सस्ता है, दैन ट्रीटिंग इट आफ्टर इट ऑकर, यानी होने के बाद। अगर हो गया तो हमें वैक्सीन लेना पड़ेगा, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, डाइट फॉलो करना पड़ेगा, सब चीजें करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस लाइक वैक्सीनेशन लो, दवाई लो, गुड हाइजीन मेंटेन करो, साफ सुथरा रखो और क्लीनलीनेस रखो, और फॉलो करो प्रॉपर डाइट को। तीन चीजें, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली अगर आप फिट हो, ये सब चीजें कर रहे हो तो आपको बीमारी होगी नहीं। एक्सप्लेन हाउ वैक्सीन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस, यानी आपको बताना है कि हमारी बॉडी को ये वैक्सीन है ये कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। देखो, वैक्सीन जैसे कोविड-19 के वक्त वैक्सीन दिया गया था, आपको नहीं दिया रहेगा बट आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स को, एल्डर्स को दिया था, राइट। तो जो वैक्सीन था, पता है वैक्सीन थ्रू किससे दे रहे थे? इंजेक्शन। वैक्सीन देखो थ्रू इंजेक्शन या ओरली दिया जाता है। बात सही? बात सही, ओके, फिट। अब ये जो इंजेक्शन दिया गया उसके अंदर जो प्रेजेंट था, वैक्सीन के अंदर क्या प्रेजेंट था? वीकेंड और डेड जर्म्स, यानी वीक और मरे हुए जर्म्स प्रेजेंट है, रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू दैट डिसीज। अब जैसे ही ये हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे, हमारी बॉडी क्या करेगी? हमारी बॉडी प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज, उसके अगेंस्ट करने के लिए, क्या? फाइट करने के लिए। और जैसे ही फाइट करके हो गया, उनको मार दिया, तो हमारे बॉडी को क्या रहेगा? याद रहेगा। जैसे हमारे दुश्मन हमें याद रहते हैं और हमारे फ्रेंड्स हमें याद रहते हैं, तो सेम वे हमारे बॉडी को कौन अच्छा है और कौन बुरा है वो उसको याद रहता है। तो जैसे ही वही रिलेटेड कोई बीमारी हमारे बॉडी के अंदर, यानी वही पैथोजन अगर एंटर हुआ, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उसको याद करेगी और फिर क्या करेगी? फाइट करेगी। जैसे हम अपने दुश्मन को भूलते नहीं है, वैसे हमारी बॉडी भी डिसीज जो भी होने वाला है उसका वैक्सीनेशन हमने लिया है तो उसको याद रखती है और उसके अगेंस्ट फाइट करती है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखो, ये 5 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, जो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल यानी जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो रहा है, ये पॉइंट याद रखोगे। स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये याद रखना। ये ऐसी बीमारी जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो रही है, ये ऐसी बीमारी जो पर्सन टू पर्सन से स्प्रेड नहीं हो रही है। याद हो गया? गुड। अब देखो, पर्सन टू पर्सन, तो पी टू पी याद रखोगे तो भी चलेगा, एंड यहाँ पे पी टू पी को क्या करोगे? क्रॉस कर दोगे। याद रखने के लिए सिंपल ट्रिक है।
अब ये किसके वजह से हो रहा है? कम्युनिकेबल डिसीजेस, पाइथोजेंस। किसके वजह से हो रहा है? पाइथोजेंस कौन से है? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोआ। याद है? कैसे याद रखोगे? BVFP, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ। ये किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ अवर अनहेल्दी डाइट, नॉट फॉलोइंग प्रॉपर लाइफस्टाइल, पुअर डाइट, जेनेटिक फैक्टर यानी जीन्स यानी कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, या हमारी गंदी आदतें, एनवायरमेंट क्लीन ना होने के वजह से भी हमें ये बीमारी हो सकती है। तो इसको याद रखोगे, लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड, नॉट गेटिंग प्रॉपर स्लीप, और जेनेटिकली भी क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। एग्जाम्पल्स में लिखोगे मलेरिया, फ्लू, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा। ठीक वही ये है डायबिटीज, कैंसर, एस्थमा, हार्ट डिसीज। तो याद क्या है? मलेरिया, डेंगू लिख दो, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस लिख दो, कॉलेरा लिख दो एंड फ्लू लिख दो। वही यहाँ पे लिखोगे डायबिटीज, कैंसर, एस्थमा, हार्ट डिसीजेस। तो ये ऐसे कुछ शॉर्टकट्स को याद रखो जिससे आप ये डिफरेंस याद रह जाएगा। अब आप बोलेगे मैडम ये तो सिर्फ 3 मार्क्स के लिए हुआ, इसको हम 4 मार्क्स के लिए कैसे कर सकते हैं? तो क्या करोगे? प्रिवेंशन डाल दो। प्रिवेंशन, इसके कुछ प्रिवेंशन डालो जहां पे वैक्सीनेशन लो, प्रॉपर हाइजीन फॉलो करो, नेट लगाओ, ड्रिंकिंग वाटर क्लीन या बॉयल पियो, ये प्रिवेंशन डाल दो उसमें एक। और इसमें प्रिवेंशन क्या है? प्रॉपर एक्सरसाइज करो, हेल्दी डाइट खाओ, ऑयली फूड ना खाओ, ये प्रिवेंशन आ गया। हो गए 4 पॉइंट। अब बोलोगे 5वां। अब बताओ 5वां पॉइंट क्या लिख सकते हैं जहां पे हमें मिलेंगे 5 मार्क्स? कोई बताएगा? यस, मोड ऑफ स्प्रेड, यानी ये किससे स्प्रेड होता है, ये भी पॉइंट आ सकता है। यानी कहां से ये स्प्रेड होता है? कम्युनिकेबल, पानी, फूड, वाटर, वेक्टर के थ्रू ये हो सकता है, यानी पाइथोजेंस और ये सब। वही नॉन कम्युनिकेबल किसकी वजह से रहे? बिकॉज ये इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता, ये याद रखना है। ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज इन्फेक्शियस डिसीज, इट इज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। और उसी के साथ लिख सकते हो कि ये हमारे लाइफस्टाइल, पुअर डाइट के वजह से ये क्या होता है? ये बीमारी होती है। क्लियर? 5 पॉइंट। डेफिनेशन याद रखोगे, उसका कॉज क्या है यानी रीजन क्या है। थर्डली याद रखोगे कि प्रिवेंशन क्या है, ये कैसे स्प्रेड हो रहा है, एंड लास्टली द एग्जांपल। 5 मार्क्स क्वेश्चन इसी में हो गया। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज साइंस एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स, आप बोलोगे साइन करना, वो साइन नहीं दादा, वो साइन नहीं। बच्चों देखो, साइन यानी जिसको देख के डॉक्टर बता सकता है कि आपको क्या बीमारी हुई है। वही सिम्टम्स, जैसे आप कुछ फील करते, जैसे अभी मोस्टली लोगों को सर्दी, खांसी, फीवर ये चल रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द क्लाइमेट। अचानक से चेंज हो गया, बीच में बारिश हुई, फिर धूप आई, फिर ठंड पड़ गई। तो ये सिम्टम्स है, जैसे आपके रनी नोज होना, नाक में से पानी निकलना, चक्कर जैसा फील होना, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ये आपको फील हो रहा है, दैट इज द सिम्टम्स। यानी ये जो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, ये आपको फील हो रहा है, दैट इज द सिम्टम्स। बट साइन क्या है? जो डॉक्टर आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस है उसको देख के मेजर कर सकता है। जैसे स्मॉल पॉक्स होता है तो आपके बॉडी पे रेड 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 रैशेस, पैचेस रहते हैं, ब्लिस्टर्स रहते हैं, तो उसको देख के डॉक्टर बता सकता है अगर ज्यादा है तो कौन सी बीमारी है, अगर कम अमाउंट में है तो कौन सी बीमारी है। और जो ब्लिस्टर्स है, जैसे छोटी छोटी डॉट्स, ऐसे बल्ज जैसे हुआ है, तो उसमें पानी है कि नहीं, अगर नहीं है तो वो कोई और डिसीज है। तो ये सब चीजें देख के डॉक्टर बता सकता है। फिर कभी कभी सर्दी होती है तो वो पूछते हैं कि गले में खराश हो रही है क्या, कफिंग जैसा फील हो रहा है क्या। फिर बॉडी टेम्परेचर, फिर वो चेक करेंगे, अगर चेक करने के बाद बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है तो वो बोलेंगे आपको फीवर भी है। तो वो सब चीजें देखने के बाद डॉक्टर बताएगा कि आपको कौन सी बीमारी हुई है और आपको क्या चीज यानी कौन सी दवाई लेनी चाहिए। तो ये डॉक्टर देखते हैं, ये हम फील करते हैं, यानी ये पेशेंट फील करता है, यहाँ पे डॉक्टर ऑब्जर्व करता है। या हमारे पेरेंट्स है, जैसे फीवर है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, हाथ लगा के देखते हैं या थर्मोमीटर लेते हैं और उससे मेजर करते हैं कि आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या है। वही आपके बॉडी के ऊपर जो रैशेस कितने हुए हैं, आपको वॉमिटिंग कितने बार हुई, ये सब चीजें मेजर की जाती है और डॉक्टर उसके ऊपर क्या करता है, डायग्नोस करता है। वही फीवर, रैशेस, स्वेलिंग, कफ, देखो साइन क्या है, डॉक्टर देख के बता सकता है। जैसे टेम्परेचर गिना, मेजर किया,
रैशेस कितने रेड 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 डॉट्स रैश हुए हैं आपके बॉडी के ऊपर, ब्लिस्टर्स आए हैं, वो बड़े हैं छोटे हैं, क्वांटिटी मींस कितना अमाउंट है, कम है ज्यादा है, कान पे है, चेहरे पे है या बॉडी पे, खाली पेट के एरिया में है या बैक पे, वो सब देख के वो बताते हैं। एंड कफ, जैसे आप खांसते हो तो वो कितने ज्यादा टाइम तक आप खांस रहे हो, जैसे खांस खांस के जैसे ये समय तक या इतना, या आपके नाक में से पानी कंटिन्यूसली आ रहा है, आप बार बार ये करो, तो वो डॉक्टर देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। वही सिम्टम्स में क्या होगा, पेन होगा, दुखेगा, ठीक, वही टायर्डनेस फील होगा, थकान महसूस होगी, डीजीनेस, चक्कर जैसा फील होगा, नॉशिया यानी वॉमिटिंग जैसा। तो ये साइन एंड सिम्टम देखो, सिंपल सिंपल याद रखो, साइन जो डॉक्टर देखता है और मेजर करता है, सिम्टम्स जो पेशेंट को फील होते हैं और एक्सपीरियंस करता है। पेशेंट उसको बता नहीं सकता अरे पेन हो रहा है, तो डॉक्टर पूछेंगे कितना पेन हो रहा है, तो आप बताओगे बहुत, बट वो कैसे डॉक्टर को पता चलेगा, जब वो आपके बॉडी के ऊपर वो चीज जैसे लगा है तो उसको सूजन कितनी आई है, अकॉर्डिंग टू दैट दे विल अंडरस्टैंड कितना पेन हो सकता है। ठीक, क्लियर है। यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे 2 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब आते हैं हम 3 मार्क्स क्वेश्चन के ऊपर। 3 मार्क्स क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डज इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी, यानी हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी कैसे बचा रहा है। तो इम्यून सिस्टम क्या है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, एक ऐसा सिस्टम जो डिफेंस करता है, यानी हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डिसीजेस, यानी डिसीज होने से हमारी बॉडी को ये इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक, चाहे वो किससे भी हो, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई से होने वाले बीमारी को हमारा सिस्टम, इम्यून सिस्टम क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब पहली बात, प्रोटेक्शन इज फर्स्टली हमारी स्किन है, म्यूकस है, टीयर्स है, स्टमक में एसिड है। देखो स्किन, कोई भी चीज डायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर एंटर नहीं होगी, एक तो यहां से या तो माउथ से, डायरेक्ट स्किन के थ्रू नहीं होगी जब तक कुछ वुंड या कट नहीं हुआ है तब तक। इसलिए डॉक्टर कोई भी वुंड हुआ तो उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लगा के देते हैं और उसको कवर्ड करके रखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया आके क्या कर सकता है, इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो स्किन भी हमें क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। वही अगर गलती से फूड के साथ कोई जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो गया तो जो स्टमक है उसके अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जैसे ही रिलीज स्टमक में फूड चला गया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, उसके अगेंस्ट फाइट करेगा, तो क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा। सेकेंड इज व्हाइट ब्लड सेल। सेकेंडली क्या है, WBC, यानी WBC क्या करेंगे, डिसीज के अगेंस्ट हमें फाइट करने में मदद करेंगे। यानी ये सिंपली आप बोल सकते हो ये हमारे सोल्जर्स है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द जर्म्स एंड पैथोजेंस। और ये क्या बनाता है, ये बनाता है एंटीबॉडीज जो स्पेसिफिक माइक्रोब्स को मार देता है। एंड मेमोरी फॉर फ्यूचर प्रोटेक्शन, यानी अगर एक बार हमें कुछ इन्फेक्शन हो गया तो हमारी बॉडी उसको याद रखती है, जैसे हम अपने चीजों को याद रखते हैं, गलत चीजों को याद नहीं रखना है, अच्छी आदतों को याद रखो और फॉलो करो। जैसे हम कभी कभी अपने दुश्मन को, जिसने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया, तो उस चीज को हम याद रखते हैं, सेम वे हमारी बॉडी जिसने हमें बीमार गिराया था उस पैथोजन को याद रखता है और उसके अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करता है। अनदर 3 मार्क्स क्वेश्चन जहां पे है एक्सप्लेन व्हाई ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक इज डेंजरस, यानी ऐसा पूछा गया है कि जो एंटीबायोटिक्स है, ये एंटीबायोटिक का अगर ओवर यूज किया, ओवर यूज यानी जरूरत से ज्यादा अगर मैं एंटीबायोटिक को यूज कर रही हूं तो ये डेंजरस क्यों है, ये हानिकारक क्यों है। देखो कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा अगर हम यूज कर रहे हो, जैसे कि समझो मुझे पसंद है पिज्जा, ठीक, आपको भी पसंद रहेगा, पता है सबका आजकल फेवरेट फूड है जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, वड़ा पाव, समोसा, फ्रैंकी, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब। अब मैंने समझो पिज्जा है, उसको कंज्यूम कर रही हूँ, खाई जा रही हूँ। अब कंटिन्यूसली खा के मेरा पेट क्या हो गया, भर गया, बट तो भी मैं खाई जा रही हूँ, तो क्या होगा, जो एक्सेस फूड है वो मेरे बॉडी से क्या होगा, निकल जाएगा। सेम वे अगर हम ओवर यूज कर रहे किसका, एंटीबायोटिक का, तो वो भी क्या होगा, हमारे लिए हार्मफुल होगा। क्यों, क्योंकि जो अच्छा बैक्टीरिया है, ये चीज याद रखो, ये जो एंटीबायोटिक्स है ये अगेंस्ट किसके वर्क करते हैं, बैक्टीरिया के खिलाफ ही, यानी ये किसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, यानी किसको मारेंगे, सिर्फ बैक्टीरिया, उसके अलावा कोई भी पैथोजन को ये हार्म नहीं करेंगे, किल नहीं करेंगे, ये सिर्फ किसको मारेंगे, बैक्टीरिया को। ठीक, अब अगर मैं ओवर यूज या मिसयूज यानी देखो डॉक्टर ने मुझे बोला आपको 10 दिन लेना है, मैंने सिर्फ 5 दिन लिया, वही मेरे को डॉक्टर ने बोला 10 दिन लो, मैंने 15 दिन लिया। अब क्या होगा, मैंने ओवर यूज भी किया और
प्रॉपरली जो प्रोवाइड प्रिस्क्राइब डेज था वो भी फॉलो नहीं किया, यानी मिसयूज कर दिया, या मेरी दवाई मैं किसी और को दे रही हूँ वो भी मैंने गलत किया। मैंने लास्ट टाइम ही बताया ना कि हमने अपनी दवाई किसी और के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे जो बीमारी है वो उसी को सेम रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो इसीलिए हमें कोई भी दवाई किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, क्योंकि हमें उसके सिम्टम्स पता नहीं है। ठीक, हाँ, अगर वो सिम्टम्स बता रहा है बट इट इज नॉट नेसेसरी कि उस सिम्टम्स को देख के मैं जज कर पाऊं, बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड। कौन क्वालिफाइड है? डॉक्टर। ठीक, तो ओवर यूज और मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक इज डेंजरस बिकॉज इससे क्या होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनेगा। अभी देखा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी ऐसा बैक्टीरिया जो सरवाइव कर जाता है जब हम गलत डोसेज ऑफ व्हाट लेते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो व्हेन एंटीबायोटिक्स आर टेकन अननेसेसरी, यानी मुझे फीवर है मैं एंटीबायोटिक ले लूं, इफेक्ट होगा? नहीं होगा। मेरे को सर्दी जुकाम है मैं ले लूं, क्या होगा? मेरा जो बॉडी के अंदर अच्छा बैक्टीरिया है उसको भी ये क्या कर देगा? मार देगा। ठीक, एंड अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है बट वो माइल्ड है और मैंने ज्यादा पावर वाली गोली ले ली अबाउट द रिलेटेड टू एंटीबायोटिक्स यानी एंटीबायोटिक, तो भी वो क्या करेगी? मेरे बॉडी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट यानी उल्टा असर करेगी। यानी जब जरूरत नहीं तभी भी नहीं लेना है, यानी जरूरत है तभी लो, बट किसके प्रिस्क्रिप्शन के? डॉक्टर बोलेंगे तो। ऐसे कोई भी बोले और आप ले लोगे वो गलत है। नॉट फॉर द फुल कोर्स, यानी जब आपको डॉक्टर ने जो कोर्स दिया है, जैसे बताया 10 दिन का दिया है, 5 दिन ही ले रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया कुछ सरवाइव कर जाता है। कैसे? देखो, जैसे आपको पता चला कि मेरे बॉडी के अंदर जो सिम्टम थे ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो कम हो गए, तो मुझे क्या लग गया? मैं ठीक हो गई। बट हमें क्या पता था, एक छुपा रुस्तम बैक्टीरिया मेरे बॉडी में छुप के बैठा था, यानी जो कोर्स दिया था वो कंप्लीट ना करने के वजह से कुछ बैक्टीरिया सरवाइव कर गए। अब वो सरवाइव बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मैंने एंटीबायोटिक ली थी 5 डेज, उस 5 डेज में उसने सरवाइव कर लिया ना, वो मरे नहीं, तो उसका सर्वाइवल रेट क्या हो गया? बढ़ गया। अब अगर मैं फिर से एंटीबायोटिक लूंगी तो वो उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं, यानी उसकी से वो उस एंटीबायोटिक से वो मरेंगे ही नहीं। तो सम बैक्टीरिया सर्वाइव, दिस सर्वाइविंग बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट। अभी बताया, यानी ये बैक्टीरिया जो सर्वाइव कर गया वो क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंट बन जाएगा। और इसको मैं मार भी नहीं सकती हूँ सेम मेडिसिन से, यानी सेम दवाई फिर से मैंने ली तो वो सेम दवाई उसके ऊपर काम यानी असर करेगी ही नहीं। दिस मेक इन्फेक्शन हार्डर टू क्योर, यानी इसी की वजह से जो इन्फेक्शन हुआ है उसको हम ठीक नहीं करेंगे और ये इन्फेक्शन बढ़ते जाएगा लंबे समय तक, लास्ट लॉन्गर एंड लाइफ थ्रेटनिंग, यानी इससे हमारी डेथ भी हो सकती है अगर क्योर नहीं हुआ तो। इसीलिए बोला जाता है जो भी दवाई आपको डॉक्टर दे रहे हैं उसको फॉलो करो। मोस्टली तो एंटीबायोटिक, क्योंकि एंटीबायोटिक वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कभी कभी इतने हार्मफुल हो जाते हैं कि किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि इसी, बट कोई भी बीमारी हो उसके ऊपर अगर हमने प्रॉपर क्योर यानी प्रिकॉशन या मेडिसिन नहीं ले तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, यानी हमारी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए प्रॉपर मेडिसिन को फॉलो करो, बट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से। कोई भी बोले उसको सुनना नहीं है। ठीक, क्लियर है? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आता है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पे पूछा गया है व्हाट आर द कॉजेस, यानी क्या कारण है जिसकी वजह से मुझे क्या हो रहा है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। देखो, इस क्वेश्चन में हम दो आंसर को लर्न कर रहे हैं। जैसे कॉजेस, कारण क्या है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का, वही वो बता रहा है प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी ऐसे कौन से मेजर्स है जिससे मुझे कम्युनिकेबल डिसीज नहीं होगा, यानी क्या चीजें मैं फॉलो करूं तो मुझे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज नहीं होगा, और क्या कारण है जिसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होगा। तो इस क्वेश्चन में हम दो चीजें पढ़ पा रहे हैं, क्या? एक तो कॉजेस और प्रिवेंटिव मेजर। ठीक, तो यहाँ पे कॉजेस अभी तो पढ़े थे, कारण क्या है? लाइफस्टाइल, यानी जो खान पीन मीन्स खाना प्रॉपर अगर आप नहीं ले रहे हो, जंक फूड ही खा रहे हो, प्रॉपर स्लीप फॉलो नहीं कर रहे हो, प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, टाइम टू टाइम स्लीप नहीं कर रहे हो, डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो, योगा नहीं कर रहे हो, मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, स्ट्रेस लेते ही जा रहे हो, तो इससे क्या होगा? आपको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जो ही बताया है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, यानी एक्सरसाइज नहीं करोगे, स्मोकिंग करोगे, अल्कोहल पियोगे, ये सबसे बुरी चीज है, याद रखना, ये सबसे बुरी चीज है। फिर पुअर डाइट, यानी हम जंक फूड, प्रोसेस फूड, फास्ट फूड खाते रहेंगे तो वही स्ट्रेस एंड पोल्यूशन, हाँ
पोल्यूशन। सराउंडिंग अगर गंदी है तो उससे भी क्या होगा, अस्थमा या रेस्पिरेटरी डिसीज होंगे, ठीक, और कैंसर भी हो सकता है। सो जेनेटिक, और एक है जेनेटिक एंड हार्मोनल फैक्टर, यानी कुछ डिसीजेस जो जैसे डायबिटीज है वो कैरी फॉरवर्ड होने के चांसेस है, और वही डायबिटीज ड्यू टू हार्मोन के चेंजेस के वजह से भी हो सकते हैं। तो कारण समझ गए, तो कारण को कैसे याद रखोगे, जस्ट 1 सेकेंड, इसको याद रखना है। पहला आया लाइफ स्टाइल, पुअर डाइट, स्ट्रेस, पोल्यूशन एंड जेनेटिक एंड हार्मोनल। LSPD SPGH यानी लाइफस्टाइल जो है आप वो प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हो, यानी क्रॉस लगा दो उसके सामने। PD यानी क्या, पुअर डाइट, यानी आप अनहेल्दी फूड खा रहे हो तो आपको भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होगा। वही SP स्ट्रेस और पोल्यूशन, यानी स्ट्रेस में रहोगे और पोल्यूटेड एरिया में रहोगे तो भी आपको क्या होगा, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। एंड लास्ट इज जेनेटिक एंड हार्मोनल। तो ये पॉइंट याद रखो। अब आते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स देखो, जो चीज करोगे उससे होगा, अगर वो नहीं करोगे तो वो होगा क्या, नहीं। जैसे यहाँ पे क्या बताया गया, लाइफस्टाइल गंदी है इसलिए, तो अगर आपको उससे बचना है तो आपको उसको वो चीज करनी नहीं है, बात खत्म हुई, आंसर खत्म। यानी पुअर डाइट, यानी मैंने क्या खाया, अनहेल्दी फूड, तो अगर आपको इस डिसीज से बचना है, इस डिसीज से, तो मुझे डाइट फॉलो करना पड़ेगा, बात खत्म, बैलेंस डाइट, सिंपल सिंपल। कॉज है उसी का उल्टा, जो होगा उसी का अगर प्रिवेंशन लिया तो वो नहीं होगा। फिर एक्सरसाइज करो रेगुलरली, फिजिकली एक्टिव रहो, फिर स्मोकिंग को अवॉइड करो। देखो ये चीज यहाँ पे करने के वजह से हुआ, ये नहीं करोगे तो वो चीज नहीं होगी, सिंपल। फिर अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल एंड स्ट्रेस, गो फॉर रेगुलर हेल्थ चेकअप एंड मेंटेन क्लीन सराउंडिंग, यानी स्ट्रेस फ्री रहो, पोल्यूटेड एरिया में मत रहो, प्रॉपर हाइजीन फॉलो करो, सराउंडिंग क्लीन रखो, बैलेंस डाइट फॉलो करो, यानी न्यूट्रिशियस फूड खाओ, प्रॉपर स्लीप लो, स्ट्रेस मत लो, योगा करो, यही है प्रिवेंटिव मेजर्स। क्लियर, सिंपल, याद रहेगा, गुड। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया हाउ कैन क्लीनलीनेस प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, यानी अगर हम साफ सफाई यानी क्लीनलीनेस, प्रॉपर हाइजीन, सैनिटेशन फॉलो कर रहे हैं तो हमें वो प्रिवेंट यानी होने से कौन सी बीमारी, कम्युनिकेबल बीमारी कैसे रोक सकता है, यानी हाउ कैन क्लीनलीनेस प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, यानी कैसे जो कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड हो रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, यानी क्लीनलीनेस उसको कैसे रोक सकता है। देखो फर्स्टली यहाँ पे हम दो आंसर को फिर से लर्न करेंगे, एक तो डेफिनेशन किसका, कम्युनिकेबल डिसीज का, और प्रिवेंशन, बात सही। प्रिवेंशन फ्रॉम व्हाट, कम्युनिकेबल डिसीजेस, और कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होते हैं, सिंपल। कम्युनिकेबल डिसीज ऐसे डिसीज जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाते हैं या पर्सन टू पर्सन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। सो ये हुआ कम्युनिकेबल डिसीज। अब प्रिवेंटिव मेजर, ये सिंपल है, हमारे देखो क्लीनलीनेस आया यानी क्या आया, हाइजीन, तो हमें अपनी आसपास की जगह, चाहे वो हमारा घर हो या हमारे सराउंडिंग हो, उसको साफ रखना है। गंदगी रखोगे तो उसके ऊपर फ्लाइज आएंगी, बैठेंगी, वही चीज आके हमारे खाने पे, मींस वही फ्लाई आके हमारे खाने पे बैठेगी और खाने को क्या कर देगी, खराब, कंटामिनेटेड कर देगी, और वही खाना हम खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड। वही मॉस्किटो की बात की, अगर मॉस्किटो ब्रीडिंग हमने रोक दी, यानी जो पानी जमा है, आपको पता है मॉस्किटो ब्रीडिंग कहाँ पे होता है, जो स्टैग्नेंट वाटर है, उस स्टैग्नेंट वाटर में मॉस्किटो अपने एग ले करता है और उसी से वो मॉस्किटो क्या करता है, अपने प्रजाति को बढ़ाते जाता है। बट वही मैंने वो स्टैग्नेंट वाटर यानी जो इकट्ठा पानी था उसको हटा दिया, सराउंडिंग को क्लीन रखा, तो मुझे ये डिसीज होंगे क्या, नहीं होंगे। तो इसीलिए हमें अपनी सराउंडिंग को क्या रखना है, क्लीन रखना है, जिससे इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो एंड फ्लाइज स्प्रेड डिसीजेस सच एज मलेरिया, डेंगू एंड कोलेरा। अगर मैं सराउंडिंग अच्छी रखूं तो वो बीमारियां होगी नहीं। वही समझ लो, हम खेल कूद के दौड़ के आए, किसी चीज को हाथ लगाए, मट्टी में हाथ लग गया, कोई इन्फेक्टेड था, समझो किसी को सर्दी थी, खांसी थी, उसका कोई चीज को मैंने हाथ लगा दिया, अब वही हाथ बिना धोए, मेरी मम्मी ने कुछ मेरा फेवरेट बनाया था और भूख लगी थी, मैंने उठाया और डायरेक्ट खा लिया। अब क्या हुआ, जो जर्म्स थे कहां पे थे, हाथ पे, वो कहां पे लगे, इस फूड पे, और वो फूड किधर गया, मेरे बॉडी में, आपके बॉडी में, और क्या हुआ, पाइथोजेंस यानी जर्म्स अंदर गए और उन्होंने क्या किया, डिसीज कॉज किया। तो अगर मैं वॉश करूं हैंड टाइम टू टाइम तो मुझे बीमारी होगी
नहीं होगी। तो वही वॉशिंग हैंड बिफोर ईटिंग, आफ्टर ईटिंग एंड यूजिंग टॉयलेट। देखो टॉयलेट में भी जब हम जाते हैं तो हमारे बॉडी से भी कुछ गंदगी निकलती है, तो उस टॉयलेट में भी क्या रहते हैं, जर्म्स रहते हैं। तो वही जर्म्स अगर हमारे बॉडी पे जैसे हाथ पे पैर पे लग गए और वही चीज हाथ वैसे ही लेके हम चले गए और कुछ खा लिया तो क्या हो जाएंगे हम, बीमार। तो इसलिए टॉयलेट जाओ या बाहर से खेल कूद के आ जाओ, पहले क्या करना है, जाके पैर हैंड वॉश कर लो। अगर ज्यादा ही फिजिकल एक्टिविटी हुई है, जैसे स्वेट आया है, बहुत ही पसीना आ रहा है, पसीना आ गया, आपकी बॉडी पूरी स्वेट से गिली गिली, कपड़े गिले गिले हो गए, तो उस केस में क्या करना है, जाओ शावर के नीचे खड़े हो जाओ और नहा लो। क्या होगा, जो भी गंदगी है, जो भी जर्म्स है वो निकल जाएंगे। ठीक। नाउ कीपिंग द फूड एंड वाटर क्लीन। देखो जो कम्युनिकेबल डिसीज है, हमने कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल में पढ़ा था कि वो स्प्रेड किससे होता है, एयर, वाटर, फूड। बस सही। अगर पानी गंदा रहेगा तो गंदे पानी से भी हम क्या हो जाएंगे, बीमार। तो इसलिए हमारा फूड और वाटर क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, जिससे हमें इन्फेक्शियस डिसीज नहीं होंगे। क्लियर। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। ये देखो जैसे हमारे घर का कचरा, जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे घर में अगर हम साफ सफाई करेंगे तो क्या रहेगा, घर बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल दिखेगा, अच्छा लगेगा। बट वही चीजें यहाँ वहां, चॉकलेट का रैपर उधर फेंका हुआ, चिप्स खाए उधर पड़े हुए हैं, बनाना पिल्स है, फ्रूट पिल्स है, सब इधर उधर बिखरे। अब ये सब चीजें बिखरी हुई है, अब क्या होगा, फ्लाइज तो आती है, बिन बुलाए मेहमान है, वो आएंगे, उसके ऊपर बैठेंगे, फिर उसके ऊपर क्या ग्रो होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लाइज आके बैठे तो भी ग्रो होगा। या एनवायरमेंट में आपको पता है, हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, एनवायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अमाउंट में क्या है, प्रेजेंट रहते हैं, जो हमें दिखते नहीं है। तो जैसे ही उसको कंडीशंस मिल गया ग्रो होने का, वार्म एंड मॉइस्चर, तो वो क्या होंगे, उसके ऊपर ग्रो होंगे, और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमने इनहेल कर लिए तो हमें क्या होगी, बताने की जरूरत है, हमें होगी बीमारी। और एक चीज, जब भी हम छींकते हैं या खांसते हैं, हमने अपने माउथ और नोज को क्या करना चाहिए, कवर, दैट आर कॉल्ड मैनर्स। पर वो मैनर्स क्यों फॉलो करने चाहिए, क्योंकि अगर मैं इन्फेक्टेड हूं तो सबको हो जाएगा, या आप इन्फेक्टेड हो तो और किसी को होगा, इसलिए हमें कवर करना है। तो सेम लास्ट, कवरिंग माउथ व्हाइल कफिंग एंड स्नीजिंग स्टॉप द जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग टू अदर्स। तो याद कैसे रखोगे इसको, फिर से शॉर्टकट्स, क्लीन सराउंडिंग, वॉशिंग हैंड्स, कीपिंग फूड वाटर क्लीन, KFC लगाई था, KFC की याद आ गई, एंड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। याद रखो, क्लीन सराउंडिंग, वेस्ट है, वॉशिंग ऑफ हैंड्स, कीपिंग फूड एंड वाटर क्लीन, एंड what last not the least is proper waste disposal, proper waste disposal। क्लियर है। इन्हें हम जैसे हाथ वॉश कर रहे हैं, फूड हेल्दी खा रहे हैं, वो भी अच्छी बात है कि फ्रेश फूड खाना, कवर करके रखना, उसको ओपन नहीं रखना, क्योंकि ओपन रखोगे तो फ्लाइज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, उसके ऊपर सेटल डाउन हो जाएंगे, और वही चीज हम खाएंगे तो हमें होगी बीमारी। क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। यहां पे पूछा गया है, डिस्क्राइब 3 हेल्दी हैबिट्स, यानी डिस्क्राइब करो, बताओ इसके बारे में, डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब करना यानी वो चीज के बारे में बताना, वो चीज कैसी है। जैसे मैं हूं तो मैं हूं गर्ल, तो मैं कैसी दिखती हूँ, मेरा नेचर कैसा है, मेरे बाल कितने बड़े, आंखें कितनी दोई है, सब चीजें डिस्क्राइब करना यानी बताना उसके बारे में। तो आपको डिस्क्राइब करना है 3 हेल्दी हैबिट्स, 3 ऐसे आदतें, पर कौन सी आदतें, हेल्दी यानी अच्छी वाली आदतें, दैट हेल्प मेंटेन फिजिकल मेंटल हेल्थ, यानी ऐसी आदतें अच्छी जो आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अच्छा रख रही है, हेल्दी रख रही है, स्वस्थ रख रही है, हेल्दी यानी स्वस्थ रख रही है। तो फर्स्ट देखो, एक याद रखो, अगर आपको हेल्दी रहना है तो बेसिक चीज वही है, बैलेंस डाइट फॉलो करो, प्रॉपर स्लीप लो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, यही चीज इसमें भी आएगी, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज करो, गेट इनफ स्लीप। बट ये तो पॉइंट्स हो गए याद, बट इसको आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी इसके बारे में बताना है कि क्यों खाना खाओगे तो हेल्दी रहोगे। तो वही चीज बताई कि अगर मैंने फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क्स, होल ग्रेन्स मेरे मील में इंक्लूड किए तो क्या होगा, मेरी बॉडी
डिसीज के अगेंस्ट फाइट कर सकती है, यानी डेवलप होगी, ग्रो होगी, और जैसे जैसे ग्रो होगी तो मेरे बॉडी के अंदर जो रिक्वायर्ड चीजें वो डेवलप होगी, और कोई बीमारी हो तो उसके अगेंस्ट मेरी बॉडी क्या कर सकती है, फाइट कर सकती है। बात सही। और हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, जंक फूड, ऑयली फूड, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए फिट नहीं है, ये मुझे क्या कर देगा, ओबेसिटी, मोटापा। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ डिसीज। ठीक। एक्सरसाइज रेगुलरली, फिजिकल एक्टिविटी किया करो, जैसे वॉकिंग, योगा, प्लेइंग आउटडोर गेम्स, कीपिंग द बॉडी एक्टिव, यानी फिजिकली एक्टिव रहोगे तो आपकी बॉडी फिजिकली फिट रहेगी, और फिजिकली फिट रहेगी तो फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, देखो फिजिकली एक्टिव रहोगे तो क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो प्रॉपरली होगा, यानी हर एक पार्ट आपका एक्टिव रहेगा, और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हुआ तो हर एक ऑर्गन प्रॉपरली क्या करेगा, फंक्शन करेगा। और अगर हम फिजिकल एक्टिव कर रहे हैं तो इससे स्ट्रेस भी कम होता है, क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं तो 2 लोग 3 लोग मिलते हैं, हम बातें करते हैं, वो भी अच्छा रहता है, और हमारे मेंटल स्टेट के लिए भी अच्छा रहता है। क्लियर। गेट इनफ स्लीप, यानी 7 से 8 घंटा हमें सोना चाहिए डेली, क्योंकि कोई भी चीज को रेस्ट करना जरूरी है। कोई भी चीज, चाहे वो आपका मोबाइल क्यों ना हो, देखो मोबाइल को कंटिन्यूस चलाते रहो, कुछ समय के बाद वो क्या होता है, एक तो ग्लिच करेगा यानी हैंग हो जाएगा, या तो कुछ समय के बाद गर्म हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं उसको क्या कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ। सेम वे अगर मैं कंटिन्यूसली काम करते जा रही हूँ तो मेरे बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, और रेस्ट नहीं मिला तो आगे जाके मेरी बॉडी क्या हो जाएगी, बीमार हो जाएगी, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग अ प्रॉपर रेस्ट टू रिचार्ज इट। तो रिचार्ज करना है तो मुझे प्रॉपर स्लीप भी लेना पड़ेगा, और इससे माइंड भी क्या होगा, रिलैक्स। पॉजिटिव एटीट्यूड कीप्स द माइंड काम एंड इंक्रीज हैप्पीनेस, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड, हर जगह पे हमें पॉजिटिव रहना जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। जैसे मेरे को मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, कम आए ज्यादा आए, बट वो कम ज्यादा कब होंगे, जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तो कम क्यों आएंगे, अच्छे ही आएंगे। तो क्या करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए ना, हम पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे क्या, नहीं बढ़ेंगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, हर चीज में पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसे अप एंड डाउन आते हैं, बट उस अप एंड डाउन में हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। तुम लोग कर सकते हो, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, तुम लोग कर सकते हो, सिर्फ उतना पुटअप करो, यानी उतना काम करो, यानी उतनी पढ़ाई करो तो ही मिलेगा। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो मिलेगा नहीं। कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है। हाँ, ज्ञान मिलता है फ्री में, बट कोई और दूसरी चीज फ्री में मिलेगी नहीं। क्लियर। तो दिस वेर द 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। अब हम देखेंगे 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ ही है, और उसी कुछ क्वेश्चन में और 2-3 क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चाहे एक क्वेश्चन भी पूछे, यानी एक क्वेश्चन भी पढ़ लो, मींस ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, तो इसमें से आपका 1, 2, 3, 4 और 5 चीजें याद हो जाती है। जैसे कि बताती हूँ, देखो तो यहाँ पे देख पा रहे हो, कॉज क्या है, कारण क्या है, ये क्यों हुआ बीमारी, यानी अगर कॉजेस पूछा तो कॉमन कोल्ड के कॉजेस क्या है, तो कारण क्या है, वायरस। ये स्प्रेड किससे होता है, ये कम्युनिकेबल डिसीज है, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट वो किसके थ्रू स्प्रेड हो रहा है, वायरस के थ्रू। बात सही। अब वो किसको इन्फेक्ट कर रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को। बट इसके सिम्टम्स क्या है, यानी मुझे जो कफ एंड कोल्ड हुआ है, ये कैसे पता चलेगा मुझे कफ एंड कोल्ड हुआ है या इन्फ्लुएंजा हुआ है, तो जब मेरा जो नेसल पैसेज है वो ब्लॉक हो जाएगा। वही जो थ्रोट है, ये थ्रोट, इसमें खरोच जैसा होगा, ऐसे लग रहा है कोई ऐसे कुछ तो कर रहा है, इरिटेटिंग होगा, रैशेस आएगा, वही आपके नाक से डिस्चार्ज निकलेगा, पानी निकलेगा, फिर धीरे धीरे वो थिक फ्लूइड निकलेगा, फिर फीवर आएगा, कफिंग चालू होगी और बॉडी पेन होगा। तो अगर ये सिम्टम्स हो रहे तो समझ लो आपको क्या हुआ है, आपको हुआ है कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा। अब इसको रोकना कैसे है, देखो इन्फेक्शन को रोकना तो सबसे पहली चीज सैनिटाइजेशन फॉलो करो, यानी हाइजीन फॉलो करो। पहले क्या करोगे, हाथ वॉश करोगे, अपनी जो चीजें है वो किसी और के साथ शेयर ना करो, या जो इन्फेक्टेड है उसकी चीजें आप
ना लो, और नोज एंड माउथ को क्या करो, कवर करो। क्यों? अगर मुझे है तो मैं छींकू तो किसको स्प्रेड होगा, लोगों को। अगर वो सामने वाले पर्सन को इन्फेक्शन है, अगर वो छींक दिया तो मैं क्या करूंगी, मैं इन्फेक्ट हो जाऊंगी। तो नाक और माउथ को क्या करना है, कवर करना है, क्योंकि कफिंग के वक्त भी क्या होगा, वो वायरस है वो एयर के थ्रू स्प्रेड होगा और हेल्दी पर्सन में पास होगा। तो ये सब चीजें हमें क्या करनी चाहिए, प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो देखो अब पता चला इस क्वेश्चन में मैं 4 आंसर लिख सकती हूँ, या 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का भी लिख सकती हूँ, और 5 मार्क्स का भी लिख सकती हूँ। वही आए चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किसके थ्रू हो रहा है, वायरस। कहां पे, सेम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड स्किन। स्किन पे ऐसे देखोगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको छोटे 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 पैचेस आए, ठीक। फिर यहाँ पे भी क्या आएगा, फीवर, फीवर, इची स्किन। अब ये स्किन के ऊपर हो रहा है, कौन से पार्ट पे हो रहा है, स्किन। तो स्किन पे हुआ तो यानी इचिंग होगा, ऐसे ऐसे खुजली 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 करने की इच्छा होगी। फिर रैशेस होंगे, रेड 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 ऐसे पैचेस दिखेंगे, और उसी रेड पे ब्लिस्टर्स फॉर्म होंगे, यानी वो जो रेड रेड डॉट्स रहेंगे उसके अंदर मिलेगा पानी, फ्लूइड रहेगा, और वो उसे बोलते हैं ब्लिस्टर्स। जैसे देखो जलने के बाद एक ऐसे बलून जैसा फूल जाता है, यानी एक लेयर तैयार होती है, तो उस लेयर के अंदर जो रहता है फ्लूइड। सेम वे ये जो चिकन पॉक्स की वजह से हुए ब्लिस्टर्स है, उसमें भी आपको क्या मिलेगा, एक लिक्विड मिलेगा, फ्लूइड मिलेगा, ठीक। अब इसमें क्या है, आइसोलेशन करना है, क्योंकि ये वायरल है तो ये फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन भी जाएगा, ठीक। कवर माउथ एंड नोज एंड टेक वैक्सीनेशन। देखो अब चीजों को याद करना है, कैसे, कॉमन चीजें याद रखो। यहाँ पे एक सेकेंड बताती हूँ कैसे। ये भी वायरस से हो रहा है, ये भी वायरस से हो रहा है, ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट कर रहा है, ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट कर रहा है, बस इसमें क्या आ गया, स्किन। अब इसमें स्किन आया तो इसमें ईची स्किन आएगा, क्योंकि ये स्किन के ऊपर है तो स्किन के ऊपर रैशेस आएंगे, ईची फील होगा, इरिटेशन फील होगा, ब्लिस्टर्स फॉर्म होंगे। वही यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बोला है कवर द माउथ, यहाँ पे भी बोला है सेम। तो ऐसे कॉमन पॉइंट्स ढूंढो जो सेम पाइथोजेंस के वजह से हो रही है और सेम ऑर्गन को इन्फेक्ट कर रही है, और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी क्या रहेंगे, रिलेटेड टू सेम ही रहेंगे, ठीक। अब वही दिखते हैं मिसल्स। मिसल्स भी किससे हो रहा है, वायरस। देखो सेम हुआ। अब देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक और स्किन, तो इसका और इसका जो ऑर्गन इन्फेक्टेड है वो सेम है, ठीक। अब देखो यहाँ पे भी फीवर था, यहाँ पे भी फीवर है। वही सोर थ्रोट बोला है, रेडिश रैशेस है, कहां पे होंगे, नेक के ऊपर, कान के ऊपर और अदर पार्ट ऑफ द स्किन। यानी यहाँ पे भी रैशेस बोला है, यहाँ पे भी रैशेस बोला है, तो कॉमन कुछ चीजें एक दूसरे में है, ये चीज याद रखो, ठीक। फिर सेम यहाँ पे आइसोलेशन बोला है, यहाँ पे भी आइसोलेशन बोला है। फिर कवरिंग द माउथ यहाँ पे भी बोला है, एंड नोज वो भी सेम यहाँ पे बोला है। और वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, और उन्होंने हाइजीन मेंटेन रखने बोला है। तो अगर देखोगे यही चीज को पढ़ोगे, सेम ही कुछ सिम्टम्स है, कुछ सिम्टम्स सेम है, कुछ प्रिवेंटिव मेजर भी क्या है, सेम है। किससे होने वाले, वायरस से होने की वाली बात कर रही हूँ। वही देखेंगे बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारी है, विच इज कॉलेरा एंड टाइफॉइड। तो अब इसको याद करना है तो याद करो। देखो वायरस के वजह से क्या हो रहा है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, और वही हो रहा है मिसल्स। हुआ किसके वजह से हो रहा है, वायरस के वजह से। अब इसके जो सिम्टम्स है अगर देखोगे, या ऑर्गन्स है एक ही पार्ट के, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये भी इन्फेक्ट कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। वही देखा, ये स्किन को कर रहा है, ये स्किन को कर रहा है, ये स्किन को कर रहा है ना, हाँ बात सही। और वही मैं इनके सिम्टम्स देखूं तो कुछ सिम्टम्स जैसे कवरिंग माउथ एंड नोज, सेम कवरिंग माउथ एंड नोज, कवरिंग माउथ एंड नोज क्या है, सेम है। वही उन्होंने इसमें और इसमें बोला वैक्सीनेशन लो, वैक्सीनेशन लो। तो कुछ चीजें जो कॉमन में है उसको याद रखो, बात खत्म, ठीक। अब आते हैं कॉलेरा एंड टाइफाइड। देखो इसमें भी कॉमन दिखाती हूँ, इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर रहा है, ये भी इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन इंटेस्टाइन में होता है। अब डायरिया एंड डाइहाइड्रेशन। डायरिया जहां पे आपके बॉडी से जो स्टूल्स है, जो फिसीज है, वो लिक्विड फॉर्म में निकलती जाती है कंटिन्यूसली। अब लिक्विड फॉर्म में यानी आपके बॉडी के अंदर जो वाटर है, वो वाटर भी क्या होगा, निकलते जाएगा। जो लेवल ऑफ वाटर है आपके बॉडी में वो भी क्या होगा, कम, और कम हुआ तो आपको क्या होगा, डिहाइड्रेशन। तो दे आर इंटरकनेक्टेड, ठीक। वही यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी लिखा है डायरिया, यहाँ पे भी डायरिया लिखा है, यहाँ पे भी डायरिया लिखा है, ठीक। और इसमें सिर्फ ऐड किया हेडेक होगा, स्टमक पेन होगा, स्टमक नहीं,
स्टमक देखो, ये याद रखो, ये जो पूरा पार्ट है जहां पे डाइजेशन प्रोसेस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सब जो है ये है आपका एब्डोमेन, ये है स्टमक। स्टमक अलग है, एब्डोमेन अलग है, ये चीज याद रखना, ठीक। फिर आपका एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट यानी इंटेस्टाइन में दर्द होगा, अलग अजीब फील होगा, खाने की इच्छा नहीं होगी, ऐसा भी होता है। और इसमें आपको आएगा फीवर। आप देखोगे इसके प्रिवेंटिव मेजर और इसके प्रिवेंटिव मेजर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। देखो, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, ठीक। कंजप्शन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन। कंजप्शन ऑफ प्रॉपर कुक्ड फूड, तो सिंपल चीज समझ गए कि इन दोनों को तो नाम ऐसे ही याद हो जाएगा। ये किससे हो रहा है, बैक्टीरिया से, बात सही। किसको इन्फेक्ट कर रहा है, इंटेस्टाइन को। ये सिर्फ पढ़ोगे एक का, और सिर्फ इसके जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स को याद कर लो, बात खत्म, सिंपल। तो याद रखना इजी है। अब ट्रिक पता चल गई, गुड, चलो क्लियर है, चले आगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर फॉर 5 मार्क्स। जैसे यहां पे पूछा है एक्सप्लेन हाउ वैक्सीन वर्क, यानी पूछा गया है कि वैक्सीन कैसे काम करता है, तो इसमें एक आंसर और मिलेगा, वैक्सीन क्या होता है। विद द हेल्प ऑफ एडवर्ड जेनर डिस्कवरी, यानी हमें पता चलेगा कि एडवर्ड जेनर ने ही फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर किया था, और उन्होंने कैसे डिस्कवर किया था वो भी मिल गया आंसर, यानी एक क्वेश्चन में 3 आंसर मिल गए, गुड, ठीक। तो वैक्सीन क्या है, एक ऐसी दवाई है, ऐसा सब्सटेंस है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है किससे, डिसीज से, बात खत्म। ये है एडवर्ड जेनर, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन की डिस्कवरी की थी, यानी सबसे पहला वैक्सीन किसने डिस्कवर किया था, एडवर्ड जेनर ने, ठीक। तो वैक्सीन क्या था, वो ऐसा सब्सटेंस था जो डिजीज के अगेंस्ट क्या कर रहा था, फाइट कर रहा था और हमें बचा रहा था। उस वैक्सीन के अंदर क्या थे, डेड एंड वीक जर्म्स, ये ऑलरेडी देख लिए हैं, और ये हमारे बॉडी को लर्न करा रहा था कि अगर वही टाइप ऑफ जर्म्स हमारे बॉडी में जाएंगे तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करेगी, फाइट करेगी, और फाइट करके वो यूज्ड टू हो जाएगी, यानी उसको पता चलेगा इस टाइप ऑफ फिर से अगर आ गया क्या बीमारी, तो हम उससे वैसे ही फाइट कर सकते हैं। जैसे कि देखो ना, आपने देखा रहेगा क्रिकेट मैच में, क्रिकेटर जो है, जो बैट्समैन है, बैट्समैन को पता है वो बॉलर कैसे बॉल कर सकता है, यानी उसकी बॉलिंग की टेक्निक्स या बॉलिंग के तरीके उसको पता रहेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, बैट्समैन प्ले करेगा। सेम वे जो बॉलर है उसको पता है ये बैट्समैन कैसा है, ये कौन से शॉट मारता है और कैसे मारता है, और इसको आउट कैसे करना है, ये भी पता रहता है। तो सेम वे हमारी बॉडी को भी यूज्ड टू हो जाती है जब उसको वैक्सीन दिया जाता है, और फिर वैसे ही टाइप ऑफ बीमारी जिस किससे हुई है, वही पाइथोजन से, तो वो उसके अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करता है। याद रखोगे, ओके गुड। सो वैक्सीन कैसे काम करता है, जैसे काम करना है वैसे नहीं रे बाबा, ऐसा मत बोलो, एग्जाम में ऐसे लिख के आओगे ना, मैडम बोलेगी अच्छा जैसे आप आंसर लिख रहे हो वैसे ही मैं मार्क्स दूंगी, चलेगा क्या, नहीं ना, गुड, वैसा नहीं चलेगा। सो वैक्सीन इज गिवन, जब वैक्सीन दिया जाता है हमारा इम्यून सिस्टम क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक। यही एंटीबॉडीज याद रखती है किसको, अपने दुश्मन को, यानी उस अपने जर्म को, और उसके अगेंस्ट हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है बाय डूइंग अ अटैक, डूइंग फाइट अगेंस्ट दैट। और इससे क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और उसके अगेंस्ट फाइट करता है, और हमारा इम्यून सिस्टम के वजह से हम बीमार नहीं पड़ते। यानी सिंपल याद रखो, वैक्सीन ली तो मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, अगर बीमार पड़ गई तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, दवाई। अगर दवाई नहीं ली तो मेरी क्या हो जाएगी, डेथ, या मेरी बॉडी और धीरे धीरे डिट्रॉयड होके वीक हो जाएगी, या कुछ समय के बाद डेथ भी हो जाएगी। तो ये दिस आर इंटरकनेक्टेड, यानी ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, तो याद रखना। तो फंडा हाउ इट वर्क्स, वैक्सीन हमें दी जाती है, वो वैक्सीन हमारे बॉडी में एंटर होती है, एंटर होते ही वो क्या बनाती है, एंटीबॉडीज। यही एंटीबॉडीज फाइट करती है अगेंस्ट द जर्म्स, और यही जर्म्स के साथ फाइट करने से हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट। क्लियर है, सिंपल सिंपल,
डिम्पल डिम्पल। ओके, नाउ उन्होंने पूछा है विद द हेल्प ऑफ एडवर्ड जेनर डिस्कवरी ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। देखो यहाँ पे एडवर्ड जेनर के बारे में बताना है तो सिंपल याद रखो, एडवर्ड जेनर जी ने देखा कि जो लोग हैं जिनको काउपॉक्स हुआ था उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था, यानी जो काउ की देखभाल करने वाले लोग थे उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने देखा कि इनको काउ पॉक्स हुआ था, इनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, जो काउ पॉक्स था उसमें से थोड़ा सा फ्लूइड निकाला, वही फ्लूइड किसी हेल्दी पर्सन में डाला और हेल्दी पर्सन में डालते ही उसको काउपॉक्स हुआ, फिर उसके बॉडी ने उसके अगेंस्ट फाइट कर लिया। अब उन्होंने क्या किया, वही पर्सन को लिया और जिस स्मॉल पॉक्स से उनको इन्फेक्ट करने की कोशिश की। तो जैसे ही उनको स्मॉल पॉक्स हुआ तो उन्होंने क्या देखा, उनकी बॉडी अपने आप उसके अगेंस्ट क्या कर रही थी, फाइट कर रही थी। यानी यहां से उन्होंने डिस्कवर किया द फर्स्ट वैक्सीन विच इज स्मॉल पॉक्स, जहां पे उन्होंने जो लोग थे जिनको काउ पॉक्स हुआ था उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने वही मटेरियल किसका, काउ पॉक्स का ब्लिस्टर यानी जो पुड़ी आई थी उसको कट करके उसमें से फ्लूइड निकाल के हेल्दी पर्सन में डाल दिया, और हेल्दी पर्सन में डालते ही उसको हुआ काउ पॉक्स, उसकी बॉडी यूज्ड टू हो गई। पढ़ा ना, सेम टाइप ऑफ वायरस अगर फिर से मेरे बॉडी के अंदर आएगा तो मेरी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या रहेगी, प्रिपेयर रहेगी टू फाइट। तो सेम स्मॉल पॉक्स भी एक टाइप ऑफ वायरस डिसीज है। तो जैसे मुझे काउ पॉक्स हुआ और मैं जब उस स्मॉल पॉक्स वाले पर्सन के कांटेक्ट में आ जाऊं तो मुझे स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, क्योंकि अगर वो वायरस मेरे बॉडी में गया तो मेरी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है किसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए, उस वायरस के अगेंस्ट, इसलिए मुझे स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। तो वहां से ही फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर हुआ विच वाज अ स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन। द पर्सन वाज एडवर्ड जेनर। ठीक, अब वैक्सीन का इंपॉर्टेंस क्या है, सी वैक्सीन का इंपॉर्टेंस क्या है अभी बताया ना। अगर वैक्सीन नहीं लोगे तो आपकी बॉडी उस डिसीज के अगेंस्ट प्रिपेयर नहीं रहेगी। तो जैसे एक समझो, मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है बट मैंने कभी खेला ही नहीं, जैसे मैंने उस बैट को कभी पकड़ा ही नहीं और वो बॉल कितने स्पीड से आएगा, वो कैसे डालेगा, वो मेरे को पता ही नहीं, तो मैं वहां पे उस बॉल को मार सकती हूँ कि नहीं मार सकती, नहीं मार सकती हूँ क्योंकि मैंने कभी क्रिकेट खेला ही नहीं, सिर्फ मुझे पसंद है। सेम है, अगर आपके बॉडी के अंदर वो दवाई गई नहीं तो बॉडी को कैसे पता चलेगा कि ये टाइप ऑफ बीमारी अगर आई, यानी ये टाइप ऑफ पैथोजन आया तो इसके अगेंस्ट मुझे कैसे फाइट करना है। इसीलिए वैक्सीन क्या है, जरूरी है। इसलिए हमें बचपन में बहुत सारे वैक्सीन दिए जाते हैं क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उस वक्त क्या रहता है, वीक, और वो वीक इम्यून सिस्टम अगर रहेगा तो हमें बीमारी होगी और बीमारी की वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए बचपन में आपको पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है, फिर टाइफाइड का दिया जाता है, फिर हेपेटाइटिस ए का दिया जाता है, रोटा वायरस का दिया जाता है। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन आपको बचपन में भी दिए जाते हैं, टिल 14 इयर्स तक आपको एक दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे फिर जैसे जैसे कुछ महामारी आ गई जैसे कोविड-19 तो वो वैक्सीन दिया जाता है। तो ये वैक्सीन उसी लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर, 5 मार्क्स क्वेश्चन, उसमें हमने 3 चीजें को लर्न किया। मूविंग टू द नेक्स्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, यानी किसने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया, किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में। गुड, क्या डिस्कवर किया, पेनिसिलिन। इट्स सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है इन ट्रीटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंक्लूडिंग द इशू ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। यानी डिस्कवरी किसने की पूछा तो 1 मार्क्स आ गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी उस दवाई की इंपॉर्टेंस क्या है जिससे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं, यानी मार सकते हैं। और उसी के अलावा अगर मैंने वो दवाई एक्सेस ली तो उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे तैयार होगा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो हमें 2 चीज पढ़नी है विच इज डिस्कवरी एंड इंपॉर्टेंस। तो डिस्कवरी भी तो हमने देख ली ना, किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसकी की, पेनिसिलिन की। उन्होंने क्या देखा, जो मोल्ड था किसका, पेनिसिलम का, यानी मोल्ड यानी ऐसा टाइप ऑफ फंगाई जिसका नाम था पेनिसिलम। वो पेनिसिलम एक पेट्रा डिश पे, यानी एक ऐसी कांच की डिश थी, उस डिश पे वो मोल्ड क्या हुआ था, ग्रो हुआ था, और ग्रो होने के बाद वहां पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट था उस बैक्टीरिया को वो मार रहा था। यानी उन्होंने क्या देखा, जिस एरिया में, यानी ये जो एरिया है इस एरिया में क्या है, फंगाई है, ये फंगाई यानी मोल्ड है, उस एरिया में बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं हो रहा है, तो वहां से उन्होंने डिस्कवरी की फर्स्ट एंटीबायोटिक। और ये एक्सीडेंटल था, बस वो अपने लैब में कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे और अचानक उनकी नजर एक ऐसी रखी हुई पेट्रा डिश पे गई और उन्होंने वो ऑब्जर्वेशन की और वहां से डिस्कवरी हुई फर्स्ट एंटीबायोटिक की। तो यहाँ पे हमने इसी आंसर में 3 चीजें पढ़ ली कि किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया,
किससे डिस्कवर किया? इससे, और वो थी फर्स्ट एंटीबायोटिक। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एंटीबायोटिक क्या करेगा? एक तो मारेगा या तो रोकेगा किसको? बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज को। याद रखो एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट काम करता है? बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो पेनिसिलिन कुड किल हार्मफुल बैक्टीरिया दैट कॉज डिसीजेस लाइक निमोनिया एंड टाइफॉइड। बैक्टीरिया से होने जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड अभी हमने देखा, तो उससे होने वाले बीमारी से हमें एंटीबायोटिक क्या करता है? बचाता है। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये पढ़ा है, इसको फिर से पढ़ाने की जरूरत है क्या? नहीं, एक बार पढ़ लो। और प्रिकॉशन क्या लेने चाहिए? वही चीज फिर से, हमें मिसयूज, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक नहीं करना है। डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है उसी अमाउंट में लेना है, उससे एक्सेस नहीं, उससे कम नहीं। तो इसमें भी हमने क्या देखे 5 मार्क्स क्वेश्चन में हमने 1 2 3 4 क्वेश्चन के आंसर पढ़ ले। अब कोई भी पूछो हम तो आंसर लिख के ही आएंगे। नाउ वी विल सी सच क्वेश्चन विच इज नोन एज केस बेस्ड क्वेश्चन या HOTS यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन। यानी यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जहां पे आपको एक सिनेरियो यानी एक स्टोरी बताई जाएगी या वो पर्सन के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है। और अगर आप देखोगे ना, वो जो पैराग्राफ रहता है उसी पैराग्राफ के थ्रू आपको आंसर्स भी मिल जाते हैं। बट बच्चे क्या करते हैं? अरे ये क्या गया स्टोरी, अब इसको सॉल्व करूं, क्या समझेगा, आएगा कि नहीं है? अरे सिंपल है, ट्रिक्स बताती हूँ, देख लो। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है कि एक जो बच्चा है, समझ रहे, चिंटू लाल, मिंटू लाल, जो भी है, इस चिंटू लाल को बार बार क्या हो रही है? सर्दी हो रही है, बार बार ये बीमार पड़ते जा रहा है। और इसका कारण क्या है कि ये बीमार गिर रहा है और इसकी इम्यूनिटी अच्छी है कि नहीं है? अगर नहीं है तो कैसे इंप्रूव करे? बात आई किसकी? इम्यूनिटी की। तो वहां पे समझ लो कि ये प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि हमें हेल्दी रहना है तो हमने 3 फंडे याद रखे हैं, फिजिकली, मेंटली और सोशली। बात सही? तो फिजिकली में क्या करना है? इसको फिजिकली एक्टिव रहना है। फिजिकली एक्टिव रहोगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, आपके ऑर्गन्स भी प्रॉपर्ली वर्क करेंगे और जैसा फाइट करना है अगेंस्ट द डिसीज वो भी फाइट कर सकता है। उसके अलावा हमारे जो लाइफस्टाइल है, खाने की आदतें जो है, वो खाने की आदतें भी बदलनी चाहिए। अगर मैं जंक फूड खाऊं, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो डिसीज के अगेंस्ट फाइट करेंगे, वो बॉडी के अंदर रहेंगे ही नहीं। तो मेरी बॉडी इस बीमारी, कोल्ड या फ्लू हो या इन्फ्लुएंजा हो, उसके रिलेटेड फाइट कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि मेरी इम्यूनिटी क्या है? वीक, क्योंकि मैंने खाया नहीं बैलेंस डाइट। समझे? तो यहां पे आंसर क्या आएगा? देखो स्टार्ट कैसे करोगे? क्वेश्चन से ही आंसर को स्टार्ट करोगे, ये याद रखो। देखो पूछा क्या गया है, फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड इन्फेक्शन, अ चाइल्ड सफर फ्रॉम फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड इन्फेक्शन, व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट हिज इम्यूनिटी, सजेस्ट अ वे टू इंप्रूव। तो हमें इसी से उठाना है, इसी की मदद लेनी है। लिखना है फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड इन्फेक्शन, फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड इन्फेक्शन इंडिकेट। क्यों पूछा गया? इन्होंने इंडिकेट पूछा है ना, तो हमें लेना है इंडिकेट दैट द चाइल्ड इम्यून सिस्टम इज वीक। बात सही है ना? बार बार बीमार पड़ रहा है यानी उसका इम्यून सिस्टम क्या है? वीक। एंड नॉट एबल टू फाइट द जर्म्स इफेक्टिवली। वीक तो डिसीज के अगेंस्ट फाइट कर नहीं पाएगा। दिस कुड बी ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन, यानी उसने प्रॉपर डाइट नहीं लिया है, लैक ऑफ स्लीप एंड अनहाइजीनिक हैबिट। देखो कोल्ड, फ्लू या इन्फ्लुएंजा, ये सब कफ किसके थ्रू हो रहे हैं? वायरस। अब वायरस कहां पे प्रेजेंट है? हमारे आसपास। वही हमें जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके इन्फेक्टेड पर्सन की चीजें हमने ली, यूज की, क्या होगा? हम बीमार पड़ेंगे। और अगर हमने हैंड भी वॉश नहीं किया, क्योंकि जर्म्स भरा हाथ है, वही हाथ से हम खा रहे, क्या होंगे? बीमार। तो हाइजीन फॉलो करो। तो सेम जो चीजें यहां पे आप लिख रहे हो कि इन गंदी आदतों की वजह से वो बीमार हुआ, तो इंप्रूव करना उसका उल्टा, इसके वजह से बीमार हुआ, पुअर डाइट तो अच्छा डाइट लो, लैक ऑफ स्लीप अच्छी स्लीप लो, अनहाइजीनिक हैबिट यानी सैनिटेशन फॉलो करो, हैंड वॉश करो, प्रॉपर बाथिंग करो, ऐसे सब चीजें ये सेम है। मीन्स यहां से ये आंसर भी हो गया कि नहीं? समझे कि नहीं? Clear? So you will have balanced diet, you will do physical activity and you will protect against what diseases. Clear?
सिंपल। तो ईट बैलेंस डाइट, रीच विटामिन एंड मिनरल्स। देखो विटामिन एंड मिनरल्स क्यों खाना है, ये हमने 6th स्टैंडर्ड के माइंडफुल ईटिंग में पढ़ा है। क्यों? क्योंकि विटामिन एंड मिनरल्स फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, इसलिए विटामिन एंड मिनरल को हमारे बॉडी में इंक्लूड करना है। उसके अलावा प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग फूड, गुड, और वो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है। एक्सरसाइज रेगुलरली, रोज भागा करो, यानी रोज 1 घंटे के लिए फिजिकली एक्टिव रहो, चाहे वो आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्यों ना खेलो या जो आपको पसंद है, वॉक के लिए जाओ, साइकिलिंग के लिए जाओ, स्विमिंग करो, कुछ भी करो, बट फिजिकली एक्टिव रहो। योगा भी करोगे, मेडिटेशन भी करोगे तो भी चल जाएगा। तो आप बोलोगे मैडम वो तो फिजिकली एक्टिव नहीं, बट ये मेंटली तो स्टेबल हो जाओगे, शांति मिलेगी ना, कंसंट्रेशन बढ़ेगा आपका, और करना है, फोकस रहना है हमें। ओके, गेट इनफ स्लीप, अच्छी नींद लो, मेंटेन गुड हाइजीन टू हेल्प द बॉडी रेजिस्ट इन्फेक्शन। क्लियर? फंडा क्लियर? गुड। या अगर नहीं होता तो इस पिक्चर्स को याद करो, ये इन्फेक्टेड क्यों हुआ, क्योंकि इसने ये प्रॉपर खाया नहीं, फिजिकली एक्टिव नहीं हुआ, हैंड वॉश किया नहीं, इसलिए। ठीक, शैल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, ओके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन सेम आता है। रिया ऑफ्टन स्किप मील्स। जो रिया थी वो क्या करती थी, खाना ही नहीं खाती थी। वो जब भी उसकी मम्मा कुछ बनाए वो बोलती थी मुझे खाना नहीं है, मुझे नहीं भूख है। वो क्या खाती थी, ईट जंक फूड and uses her phone late at night, identify 2 health issues she might face and suggest 2 ways to improve her health। यानी रिया जो है, जो अभी अच्छे से सो रही है, नींद ले रही है, बट ये जो लड़की है इसको मम्मी ने बनाया हुआ खाना पसंद नहीं है। वही ऐसे चटोर पटोर खाना है जैसे आपको खाना पसंद है, समोसा, वड़ा पाव, चिप्स, बर्गर, पिज्जा। हाँ, पता चल गया, मुंह में पानी आया। ठीक, बट याद रखो कि और उसके अलावा वो क्या कर रही थी, रात में फोन चलाती थी। यानी ये सब आप भी करते हो, सही है कि नहीं? सही पकड़ा कि नहीं मैंने? हाँ ना? हाँ, मुझे पता है तुम भी यही हो, पर ये मत किया करो, ये बहुत ही गंदी आदतें हैं। घर का हेल्दी फूड खाया करो। कभी तो खाना है तो ठीक है, कभी तो खा सकते हो, लाइक इन अ वंस इन अ वाइल, यानी ईयरली 1 to 3 टाइम इज इनफ। बट उसके अलावा आपको जंक फूड, प्रिजर्वेटिव फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड ये नहीं खाना है। ये आपकी हेल्थ को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक, तो अब ये जो पूछा गया, ये तो आदतें, आइडेंटिफाई 2 हेल्थ इशू, 2 आदतें। ये देखो, डिमडिम डिमडिम क्या होगा, मोटापा आ जाएगा, ओबेसिटी होगा। उसके अलावा क्या हो गया, डेफिशिएंसी किसकी होगी, न्यूट्रिएंट्स की होगी। अगर उसने प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले तो धीरे धीरे जाके उसके बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होगा, डिसीजेस होगा। जैसे विटामिन ए की नहीं ली थी, देखो यहाँ पे और एक चीज कर रही है, वो लेट नाइट तक मोबाइल चला रही है, यानी आंखें भी गई तो उसकी आई साइट भी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। उसके अलावा जंक फूड खा रही है, तो 2 चीजें तो यहाँ पे पता चली, एक ओबेसिटी और आई साइट क्या हो जाएगी, खराब। उसको क्या होगा, लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है, या उसका विजन जो है वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, वीक होते जाएगा। उसके अलावा उसने न्यूट्रिएंट्स नहीं लिए बहुत समय तक, उसको क्या होगी, डेफिशिएंसी डिसीज जो है गॉइटर, एक होगा एनीमिया, एक होगा नाइट ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। उसके अलावा रिकेट्स होंगे, ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होंगे, बीमारी होंगी। क्यों? क्योंकि उसने वो न्यूट्रिएंट अपने बॉडी के अंदर, यानी जो रिक्वायर्ड चीज है बॉडी को वो दी नहीं, तो वो क्या हो जाएगी, बीमार। यस, तो 2 तरीके। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, और 2 तरीके जिससे आप उसका इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अगर ये बीमारी होने से उसे बचना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट खाना पड़ेगा, बात सही, प्रॉपर स्लीप लेनी पड़ेगी, और क्या, फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक, तो वही को देख लेते हैं। रिया हैबिट कैन लीड टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी डेफिशिएंसी डिसीज हो जाएंगे उसको, ओबेसिटी जैसा मोटापा, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, यानी डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न होगा तो उससे उसका कंसंट्रेशन भी क्या होते जाएगा, वीक होते जाएगा। एंड ड्यू टू इरेगुलर ईटिंग एंड एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, यानी ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो क्या खा रही है, जंक फूड खा रही है और लेट नाइट तक फोन चला रही है। ठीक, दिस कैन अफेक्ट हर कंसंट्रेशन, एनर्जी लेवल एंड ओवरऑल ग्रोथ। कंसंट्रेशन क्यों,
टंगड़ंग नंगड़ंग नंगड़ंग नंगड़ंग, बार बार वो क्या कर रही है, मोबाइल को देखते रह रही है और रात तक 5-5 सेकंड के बाद टिंग टिंग, तो उसका कंसंट्रेशन लेवल क्या होगा, वीक हो जाएगा। उसके अलावा वो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रही है, तो न्यूट्रिएंट्स नहीं लेगी तो फूड नहीं बॉडी में गया, जो रिक्वायर्ड है उसको एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी, और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चीजें जरूरी है वो नहीं लिए तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी नहीं। तो इंप्रूव खाओ रोज, वो भी कौन सा, घर पे बनाया हुआ, और जिसमें क्या रहेंगे, प्रॉपर ऑल न्यूट्रिएंट्स, या लिख सकते हो बैलेंस डाइट। जैसे वो बच्चा खा रहा है देखो खुश हो गया, ऐसे हमें भी खाना चाहिए। लिमिट मोबाइल यूज एट नाइट, यानी जो मोबाइल का यूज कर रही है रात में उसको कम करो। एंड अगर उसने फिक्स स्लीप शेड्यूल फॉलो नहीं किया, यानी प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप नहीं ली ना, तो क्या प्रॉब्लम होगा, एक तो मेमोरी कंसंट्रेशन वीक हो जाएगा, और कंसंट्रेशन वीक हुआ तो आपके मार्क्स भी क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। यानी क्लास में भी आप प्रॉपर्ली जो टीचर पढ़ा रहे या कोई भी पढ़ा रहे या कोई चीज आप पढ़ रहे हो वो चीज में आपका कंसंट्रेशन नहीं लगेगा। उसके अलावा आपकी बॉडी है वो फिजिकली टायर्ड ही लगेगी, आपके मूड चेंज होते रहेंगे, कभी इरिटेट रहोगे, कभी हैप्पी रहेंगे, कभी कुछ चेंजेस होगा वो पता नहीं चलेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, और उसके अलावा हमारा ब्रेन हर वक्त टायर्ड फील करेगा, उसको लगेगा अब मैं सो जाऊं, अब मैं सो जाऊं, मैं थक गया। वो क्यों, क्योंकि आपके बॉडी ने प्रॉपर रेस्ट जो रिक्वायर्ड है वो नहीं लिया है। क्लियर है? तो यू विल एंश्योर मी दैट यू विल टेक अ प्रॉपर स्लीप, यू विल टेक अ बैलेंस डाइट, यू विल बी फिजिकली एक्टिव और मेंटली also and socially also. Good? You will follow that? Good. चले ओके अब यहां पे और एक क्वेश्चन है, व्हाई डू डॉक्टर एडवाइस कंप्लीटिंग द फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक इवन आफ्टर ए रिकवरी। देखो ये सोचने वाला क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि यहां पे पूछा गया कि डॉक्टर आप प्रॉपर, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन के वक्त बताया था, जहां पे डॉक्टर ने बोला है कि आपको लाइक इतने डेज के लिए वो दवाई लेनी है, जैसे ये एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक आपको 10 डेज के लिए लेना ही लेना है। अब क्या हुआ, आप प्रॉपर्ली रिकवर हो गए हो तो भी डॉक्टर आपको क्या बोल रहे हैं, उसको कंप्लीट करो कोर्स को। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया 10 डेज का कोर्स था, मैंने 5 डेज तक लेके मेरी बॉडी रिकवर हो गई, मैंने उसको लेना बंद कर दिया। अब क्या होगा इस केस में, क्या हो सकता है, गुड, कौन सा रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया क्या रहेगा हमारे बॉडी में रह सकता है। जहां पे यहां पे लिखा है सेम जो हमने लास्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला पढ़ा वही सेम है, सिर्फ इसको थोड़ा बढ़ा के लिखा है, क्योंकि दिस क्वेश्चन आर आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, किसी के साथ पूछा जा सकता है इसीलिए। तो यहाँ पे बोला डॉक्टर ने इंसिस्ट किया कंप्लीट करने के लिए क्या, एंटीबायोटिक सेम क्वेश्चन से ही उठाना है। क्यों बोला, क्योंकि स्टॉपिंग अर्ली में लीव सम बैक्टीरिया अलाइव, यानी हमें लगता है हम ठीक हो गए, पर अंदर बैठे हुए जो बैक्टीरिया है वो किसको पता, वो चुपके ऐसे बैठे हुए हैं। जैसे क्लास में कोई बच्चा बेंच के नीचे जाके चुपके से बैठ जाता है, टीचर को पता नहीं चलता, सेम वे हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया चुपके बैठा रहेगा, जिंदा रहेगा, हमें क्या पता। इसीलिए हमें वो दवाई लेनी चाहिए, कौन सी, एंटीबायोटिक्स। ठीक, दिस सर्वाइविंग बैक्टीरिया कैन मल्टीप्लाई, यानी वो 2 है तो 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा, ऐसे करके 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 वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और वो क्या बनेगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंड मेकिंग फ्यूचर इन्फेक्शन मोर डेंजरस, यानी वही एंटीबायोटिक अगर मैं फ्यूचर में जाके लू फॉर बैक्टीरिया इन्फेक्शन तो वो एंटीबायोटिक मेरे बॉडी के ऊपर कुछ असर नहीं करेगी। ठीक, thus completing the full course ensure that all harmful bacteria are destroyed, यानी अगर मैं प्रॉपर कोर्स लूं तो जो भी चुपके बैठा हुआ है वो भी मर जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए हमें एंटीबायोटिक का फुल कोर्स डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है, बताया गया है, उसको कंप्लीट करना है। ठीक, ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे फिर से एक बोला है, अ फैमिली प्लान्स टू ट्रैवल टू अ मलेरिया प्रोन एरिया, यानी हमारे जैसे फैमिली ने सोचा चलो चलते हैं घूमने के लिए, बट वो कहाँ जा रहे हैं, जहां पे मलेरिया हुआ है, यानी सबको मलेरिया हो रहा है, उस एरिया में वो घूमने गए। ठीक, What precaution should they take before and during the trip, यानी हम जा रहे हैं, हमें पता है वहां पे मलेरिया की जो बीमारी है लोगों में स्प्रेड हो रही है, तो हमने ऐसा क्या करना चाहिए कि वो बीमारी हमें ना हो। तो हमें ऐसे चीजें नहीं करनी चाहिए, यानी कुछ चीजों का प्रिकॉशन लेना चाहिए। जैसे क्या ले सकते हो, मच्छर, आपको पता है मलेरिया किससे स्प्रेड हो रहा है, मॉस्किटो, बात सही। अब ये मॉस्किटो को भगाने के लिए हमारे घर में क्या लगाया जाता है, रेप्लिएंट्स, जैसे अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक लगाई जाती है, फिर लिक्विड आते हैं
रेप्लिएंट्स, नेट को यूज करते हैं, ओडोमॉस यूज किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हम क्या यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रेप्लिएंट्स यूज कर सकते हैं, नेट यूज कर सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है हम अपने आप को प्रोटेक्टेड रहे। और वैसे ही उसके अलावा हम जो हमारे कपड़े हैं वो फुल स्लीव के पहने, क्यों, जितना बॉडी हमारा कवर्ड रहेगा उतना मॉस्किटो हमारे बॉडी के ऊपर आके बाइट नहीं कर सकते, क्योंकि स्किन के बीच में जो कपड़ा रहेगा वो एक लेयर क्रिएट करेगा, जिससे क्या होगा मॉस्किटो हमारे स्किन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो वही चीज बताई गई है। तो व्हाट प्रिकॉशन शुड दे टेक बिफोर ड्यूरिंग द ट्रिप, बिफोर यानी पहले, और जब ट्रिप के लिए जा रहे तब। तो पहले ट्रिप के लिए जा रहे तो दे शुड यूज व्हाट, मॉस्किटो रेप्लिएंट्स, गेट वैक्सीनेटेड, यानी मलेरिया जो बीमारी है उसके रिलेटेड वैक्सीन है उस दवाई को ले और फिर चले जाए। ठीक, इफ अवेलेबल एंड कैरी नेट्स, क्या कैरी करना है, नेट्स, रेप्लिएंट्स और वैक्सीनेशन लो। ठीक, ड्यूरिंग द ट्रिप, अब ये बताए बिफोर यानी ट्रिप से जाने के पहले आपको रेप्लिएंट्स लेना है, नेट लेना है और वैक्सीनेशन लेना है। अब ट्रिप के लिए जा रहे तो देखो वेयर लॉन्ग स्लीव जो मैंने बताया, एंड स्लीप अंडर द नेट्स, यानी ये जो नेट है ये क्या करेगा, इनसे हमें बचाएगा, किससे, मॉस्किटोज से। अब क्वेश्चन सेकंड क्या पूछा गया, व्हाई आर मॉस्किटो नेट्स इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यानी इस क्वेश्चन में ये मॉस्किटो नेट सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, बताओ क्यों है इंपॉर्टेंट। अच्छा आंसर देख रहे हो, लगा ही था, सिंपल बात ना, वो क्या कर रहा है, एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट कर रहा है, किसके बीच में, मच्छर और हमारे बीच में। यानी जैसे ही हम अपने आसपास एक जाली लगा दे, मच्छरदानी आती है ना, सबके घर में रहती है आजकल, तो मच्छरदानी जो है वो मच्छरदानी मच्छर को एंटर होने से क्या करती है, रोकती है। इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट में यानी इस क्वेश्चन में ये मच्छरदानी क्यों इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो वही चीज लिखी है कि मॉस्किटो नेट हमें प्रोटेक्ट करता है किसके अगेंस्ट, मलेरिया ब्लॉकिंग मॉस्किटो, यानी मलेरिया से होने वाले बीमारी से हमें ये नेट क्या कर रहे हैं, बचा रहे, विच ट्रांजिट द पैरासाइट, यानी देखो क्या होता है, मुझे हुआ है मलेरिया, ठीक, अब मुझे मलेरिया हुआ यानी मैं इन्फेक्टेड हूं, मेरी बॉडी इन्फेक्टेड है, अब वही मच्छर मेरे बॉडी से वही खून को सक करेगा। आपको पता है मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो ब्लड को सक करती है। अब उसने मेरे बॉडी से ब्लड को लिया, लेने के बाद जो हेल्दी पर्सन है उसके बॉडी पे जाके बैठ गया और फिर से वो खून सक कर रहा है। तो जब वो सक करेगा उस वक्त अपने माउथ से, आपको पता है वो स्पिट करता है, थूकता है और इंसर्ट करता है। तो जब वो अपने माउथ से सेंड करेगा तो उसके बॉडी में, मेरे बॉडी से जो जर्म गया है वो उसके बॉडी में जाएगा। अब ये पैरासाइट क्यों बोला, पैरासाइट यानी जो होस्ट के बॉडी के ऊपर डिपेंड है, किसके लिए, अपने फूड के लिए। ये आपने 7th में पढ़ा है कि नहीं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस में। तो पैरासाइट एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पे होस्ट से हम क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं किसको, न्यूट्रिएंट को। तो हुआ पैरासाइट। जैसे लीस रहती है, जुए रहती है, लीची रहता है, जैसे जुए हमारे बॉडी इन द सेंस हमारे सर के अंदर, सर पे नहीं, सर पे नाचती नहीं है वो, सर के यहाँ स्कल है, स्कल के ऊपर जो स्काल्प है उस स्काल्प के यहाँ से खून को चूसती है, सक करती है और अपने न्यूट्रिएंट डिराइव करती है। तो वो मेरे ऊपर यानी आई एम द होस्ट और वो क्या कर रही है, न्यूट्रिएंट डिराइव कर रही है, तो उसे बोलते हैं पैरासाइट। ठीक, एंड रिड्यूसिंग इन्फेक्शन रिस्क, यानी अगर मच्छरदानी रही तो मॉस्किटो मेरे कांटेक्ट में आएगा ही नहीं, और कांटेक्ट में आया ही नहीं तो जो इन्फेक्शन है यानी जो मलेरिया है किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ। तो वो जो प्रोटोजोआ है यानी जो पाइथोजन है या जो जर्म है जो मेरे बॉडी में एंटर होना है वो होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने क्या किया है, प्रोटेक्शन। जैसे हम मोबाइल को कवर लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो गिरे तो डैमेज ना हो, टू प्रोटेक्ट द मोबाइल। सेम वे और आपके बुक को, नोटबुक्स को, टेक्स्ट बुक को आप कवर क्यों लगाते हो, क्योंकि वो खराब ना हो, फटे ना। तो सेम वे ये जाली भी वही काम कर रही है। वो जाली क्या कर रही है, यानी नेट काम क्या कर रही है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, किससे, मलेरिया से। होप आपको यहाँ पे सब क्वेश्चन कंप्लीटली समझ आ गए हैं, कुछ डाउट तो नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें हमने पूरे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं वो क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए, और हमने एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन के आंसर भी कर लिए हैं। क्लियर। अब ये आपका एक होमवर्क है, ये है आपका होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो और मुझे इसके आंसर कमेंट करके बताओ। दिस इज योर होमवर्क। ठीक।
सो यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखो, एग्जाम आपका नॉलेज टेस्ट करती है, बट अच्छी सेहत आपकी स्ट्रेंथ को हमारे जीवन में क्या करती है, टेस्ट करती है, ये याद रखना। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिमेंबर हेल्थ इज द अल्टीमेट ट्रेजर, क्योंकि यही हेल्थ आपके फ्यूचर में आपके साथ रहती है और ये एग्जाम में भी काम आती है। अगर हेल्थ ही वीक रहेगी तो एग्जाम भी हम अच्छे से दे नहीं पाएंगे। सो डोंट लूज योर फोकस एंड यू कैन डू एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू बी डिटरमाइंड। तो याद रखना, हम कर सकते हैं और हम करेंगे, जी जान लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।